थे सीरोलॉजी की। ठीक है? सो अगेन आई थिंक सो मुझे वो टाइप करना पड़ेगा। ओके, फाइन। इन अ क्विक आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, फाइन। ओके, प्लीज़ अगर कोई ग्रुप में मैसेज करे मुझे लेट मी नो प्लीज़, ठीक है? मुझे बता दीजिएगा। ओके, आई थिंक सो आप स्क्रीन शो होगी आपको। ओके, फाइन। हम बात कर रहे थे हेपेटाइटिस की कल, ठीक है? जिसमें हेपेटाइटिस बी की सीरोलॉजी की बात कर रहे थे। मैंने बात की थी हेपेटाइटिस, हमारे पास बी कोर एंटीजन होती है, दैट इज़ द फर्स्ट एंटीजन व्हिच इज़ प्रेजेंट इन द बॉडी, ठीक है? हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होती है दैट इज़ हेपेटाइटिस एंटी, हमारे पास एंटी हेपेटाइटिस बी कोर होती है, ठीक है? दिस इज द एंटीबॉडी अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन। इसी तरह हमारे पास एक और होती है हेपेटाइट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है? सरफेस एंटीजन। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक एंटीबॉडी होती है दैट इज एंटी हेपेटाइटिस, एंटी हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस बी सरफेस बी और सरफेस, ठीक है? और इसी तरह हमारे पास एक और एंटीबॉडी होती थी दैट इज हेपेटाइटिस ई एंटीजन। और इसके अगेंस्ट हमारे पास एक एंटीबॉडी होती थी एंटी हेपेटाइटिस ई। ओके, वी हैव टू लर्न कि हमारे पास ये क्या अक्यूट इन्फेक्शन होगा, पास्ट एक्सपोयर होगा, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं, रिजॉल्व है, वैक्सीनेशन है, ये क्या चीज़ है, दैट इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, ठीक है? ओके, आई विल बी क्विक। मैंने कल भी बात की थी। कल हेपेटाइटिस सी एंटीजन क्या इंडिकेट करती है, क्या रोल होता है इसका? कल मैंने एक पॉइंट बताया था इसके रेलेवेंट, क्या बताया था डॉक्टर रूसा? Yes, this is the first antigen. First appears or before the appearance of sign and symptoms, it get हमारे पास वैनिश हो जाता है। सो दैट्स वाई इसका कोई इतना रोल नहीं होता हमारे क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर, ठीक है? बट यही पॉइंट है, द फर्स्ट एंटीजन अपीयर इन द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन, दैट इज इनफ। बिफोर द appearance ऑफ साइन एंड सिम्टम्स ये वैनिश हो जाती है। अब दैट इज द एंटी हेपेटाइटिस, जो बी कोर एंटीबॉडीज होती हैं जो कि दो होती हैं हमारे पास। एक होती है आईजीजी एंड आईजीएम, ठीक है? आईजीएम होती है एक, और एक होती है आईजीजी। ओके, आईजीजी। ओके, अब ये जो हमारे पास आईजीएम होती है, व्हाट डज, अच्छा मैंने आपको बताया था जब भी इन्फेक्शन होता है, जब भी अगर हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन होगा, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर इज ऑलवेज प्रेजेंट। नो मैटर वो रिजोल्व हो गया है, नो मैटर वो इम्यून हो गया है, नो मैटर वो एक्यूट इन्फेक्शन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, ये चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी। किसमें? जब भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है? तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इससे हमारे पास दो एंटीबॉडी होती हैं जो बनती हैं कोर के अगेंस्ट, एक होती है एम और एक होती है जी। ये जो एम होती है ना, एक्यूट इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, और ये जो जी होती है ये क्रोनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करती है, ठीक है? अगर हमारे पास एम है, एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडी में एम है, इट मीन देयर इज एक्यूट इन्फेक्शन, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है। जी पॉजिटिव है, इसका मतलब दैट इज क्रोनिक इन्फेक्शन, ठीक है? पास एक्सपायर हुआ हुआ है, लंबा लंबा एक्सपेक्शन वो हुआ हुआ है, एक्सपायर हुआ हुआ है, बहुत पुराना। अच्छा, ये दो चीज़ें होंगी अभी। अब तीसरी बात करते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, ठीक है? दिस इज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। इसका क्या रोल होता है? जब इन्फेक्शन होता है ना, इन्फेक्शन होता है ये पॉजिटिव होती है, ठीक है? एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर ये पॉजिटिव है, एक्टिव स्टेट है जिसके अंदर हमारे पास ट्रांसमिसिबिलिटी प्रेजेंट है, उसके अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है? अगर हमारे पास ये एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एंटीबॉडीज बन जाए, तो इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं। एक होती है, एक या तो पेशेंट इज आइदर वैक्सीनेटेड, वैक्सीनेटेड होगा, दूसरी चीज ये होगा आइदर इट इज इम्यूनाइज हो गया इन्फेक्शन को, या रिकवरी हो गया। एक ही चीज होती है, इम्यूनाइजेशन और रिकवरी इज द सेम थिंग, ठीक है? इम्यूनाइजेशन एंड रिकवरी इज द सेम थिंग। बट वैक्सीनेशन ये होती है जो कि हम वैक्सीनेट करवाते हैं पेशेंट को अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस,
ठीक है। अब हमने इसके दो मतलब हो सकते हैं, एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज अगर प्रेजेंट है, या तो पेशेंट वैक्सीनेटेड होगा, या तो वो उसको इन्फेक्शन हुआ हुआ है, उसके बाद वो रिकवर में हो गया और इम्यूनाइज्ड हो गया। ठीक है, दो मतलब। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमें कि आइदर दैट पेशेंट इज वैक्सीनेटेड और इम्यूनाइज्ड? हमने देखना है कि भाई उसमें एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर ये कोर एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो डेफिनेटली द पेशेंट इज इम्यूनाइज और रिकवरी हुई हुई है, क्योंकि इन्फेक्शन में ऑलवेज ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है, एंटीबॉडी कोर एंटीबॉडीज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इट इज वैक्सीनेटेड। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ओके। ओके, अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी अभी इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट का, ताज़ा ताज़ा इन्फेक्शन हुआ है, इधर से हमारे पास हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव होगी, इधर से हमारे पास आईजीएम पॉजिटिव होगी, और इधर से ई पॉजिटिव होगी, सरफेस एंटीजन। ठीक है, क्योंकि अभी अभी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, एक्टिव स्टेट है पेशेंट के अंदर, एक तो वो ये हमारे सरफेस एंटीजन से प्रेजेंट होगा। इसका मतलब ये क्या होता है, अगर सरफेस एंटीजन 6 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट है तो इट इज़ क्रोनिक स्टेट। अगर ये 6 महीने से कम प्रेजेंट है तो इट इज़ एक्यूट स्टेट। सो हम क्रोनिसिटी को दो तरीकों से डिटरमाइन करते हैं, आइदर फ्रॉम दीज एंटीबॉडीज और आइदर फ्रॉम द सरफेस एंटीजन। अगर ये सरफेस एंटीजन हमारे पास 6 महीने से ज़्यादा प्रेजेंट है, इट इज़ अ क्रोनिक स्टेट। और इसी तरह 6 महीने से कम प्रेजेंट है तो दैट इज एक्यूट स्टेट। इसी तरह आईजीएम है तो एक्यूट, आईजीजी है तो क्रोनिक। अब यहाँ पे अगर एक्यूट इन्फेक्शन है, हाईली रिएक्टिव होगा पेशेंट, ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा होगी। इसका मतलब एग्जिस्ट से याद रखना है कि वो कैन ट्रांसमिट द वायरल लोड टू द अदर पेशेंट। ठीक है, एग्जिस्ट से। सो एक्यूट इन्फेक्शन है, आईजीएम पॉजिटिव है, सरफेस एंटीजन पॉजिटिव है, और ये भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं रिकवरी फेज के अंदर। अब पेशेंट जो है ना, एक्यूट एक्यूट कंडीशन के अंदर अभी अभी इन्फेक्शन हुआ, ये हो गया, थोड़ा सा पेशेंट को ड्यूरेशन हो रही है, वो जा रहा है विंडो फेज। पहले विंडो फेज आएगी, फिर रिकवरी आएगी। विंडो फेज क्या होती है? विंडो फेज ये होती है द टाइम पीरियड व्हेन दैट सरफेस एंटीजन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नेगेटिव होना शुरू हो रही है, ये नेगेटिव हो रही है, और हमारे पास ये जो है ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। बट रिमेंबर, डेफिनेशन इज ये नेगेटिव हो जाए, ये पॉजिटिव हो जाए। The time from the onset of disappearance of the surface antigen till the time to the appearance of एंटी हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज। ठीक है, उसको विंडो पीरियड कहते हैं। लेकिन विंडो पीरियड के अंदर ये पॉजिटिव नहीं हुआ होता, रिमेंबर, ये पॉजिटिव नहीं होता। कोर एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती है और ये नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? यस, विंडो पीरियड्स के अंदर एक्चुअली हमारे पास विंडो पीरियड वो पीरियड है जो कि रिकवरी से पहले होता है। ठीक है, रिकवरी से पहले होता है। एक्यूट इन्फेक्शन के अंदर हमारे पास जब पेशेंट इन्फेक्टेड हुआ है, उसके बाद उसको विद इन वीक्स या 2 हफ्ते बाद उसको हमारे पास साइन सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट रिकवरी को थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा, अब मैंने आपको बात कर दी है कि विंडो पीरियड्स क्या होता है। ये क्लियर है ना, विंडो पीरियड क्या होता है? विंडो पीरियड में क्या चीज़ पॉजिटिव होगी? यस, और एंटीबॉडीज विल बी द पॉजिटिव। ठीक है, ये भी नेगेटिव होगा। होएवर डेफिनेशन के मुताबिक हम ये कहते हैं कि ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं। वो अभी इंटर होता है तभी तो हमें पता चलेगा ये पॉजिटिव हुआ है, बट इट इज नॉट पॉजिटिव येट। ठीक है, इट इज नॉट पॉजिटिव येट। अच्छा, दूसरी चीज, अगर ये पॉजिटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, फिर तो हम कह देंगे दैट इज अ रिकवरी पीरियड ना, फिर उसको विंडो पीरियड नहीं कहेंगे हम। ठीक है, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव हो जाता है और ये भी पॉजिटिव हो जाता है, फिर क्या कंडीशन आ जाएगी? व्हाट विल बी द कंडीशन? इम्यूनाइज्ड। इम्यूनाइज्ड और रिकवरी। ठीक है, इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद रिकवरी हो गई है। अच्छा, अब ये क्लियर है? अगर फॉर एग्जांपल अगर इम्यूनाइज्ड होगा तो आईजीई पॉजिटिव होगा, एंटीजन ये पॉजिटिव होगा, पेशेंट इज इम्यूनाइज्ड। ये पॉजिटिव नहीं होगा। आईजी हेपेटाइटिस बी ई एंटीजन विल बी नेगेटिव। नेगेटिव होगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी हमारी नहीं होगी। एंटी हेपेटाइटिस ई एंटीबॉडीज पॉजिटिव होंगी। ठीक है, क्योंकि ट्रांसमिसिबिलिटी ये नेगेटिव को शो करती है। नो ट्रांसमिसिबिलिटी मतलब वो वायरल लोड ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा। पेशेंट अगर इम्यूनाइज्ड हो गया तो वो कैसे अपना वायरल लोड
दूसरों को ट्रांसफर कर पाएगा। वो तो एक्यूट और एक्टिव केस के अंदर होता है। एम आई क्लियर? ओके, क्लियर है सभी को एक्यूट क्या होता है? सपोज इसी तरह अगर मैं बात करता हूँ, थोड़ी सी आपको बात करते हैं। सपोज दिस इज हेपेटाइटिस, हमारे पास बी कोर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी दैट इज नेगेटिव। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन is negative, and hepatitis anti anti okay, anti hepatitis B और कोर, ओके, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अ, और हमारे पास कोर एंटीबॉडी, जो एंटीबॉडी है, दिस कोर एंटीबॉडीज दैट इज आल्सो नेगेटिव, एंड हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी is positive. So what will be the condition? What will be that? ओके, अगर मैं अब अभी मैं बात करता हूँ ग्रेड, दैट इज वैक्सीनेशन को शो कर रहा है। अभी थोड़ा सा चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल आई जी ग्रेड, ग्रेड डॉक्टर रूसा ग्रेड, आई जी एम इज पॉजिटिव, ठीक है। आई एंटी हेपेटाइटिस जो हमारे पास बी है, ई एंटीजन, ये भी हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव है। ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं अभी कंप्लीट कर लूँ इसको। फॉर एंटीबॉडीज, एंटी हेपेटाइटिस बी फॉर आईजीएम है, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन आना चाहिए ना, इसमें एंटीजन आना चाहिए, नॉट एंटीबॉडी, इज एंटीजन। ओके, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, ठीक है। और सरफेस एंटीजन इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, एंड दैट इज नेगेटिव। फिर क्या होगा? अब क्या होगा? दिस इज द सिनेरियो फॉर यू पीपल। अब क्या होगा? यस, acute, acute इन्फेक्शन मतलब रिएक्टिव स्टेट, यू नो, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। सभी को समझ आ गई है ना ये वाला? एम आई क्लियर? ये सभी को समझ आ गई है? किसी को अभी मसला है तो प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब हम करते हैं। अच्छा, अगर हमने हेपेटाइटिस बी को डायग्नोज करना है, चेक करना है, तो हमें क्या क्या सबसे इम्पोर्टेंटली चेक करनी चाहिए? इन सारी कंडीशंस में सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज़ें होंगी? दिस वन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंटीजन एंड एंटी हेपेटाइटिस बी कोर एंटीबॉडीज, ठीक है। यही दोनों इम्पोर्टेंट होंगे ना? यही दोनों, यस, ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट होगी। एक तो हमने कोर एंटीबॉडीज को देख लिया कि इन्फेक्टेड है या नहीं है, उसके बाद हम देखें सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। दैट विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डायग्नोज द हेपेटाइटिस बी इन्फेक्टेड केस के अंदर, ठीक है। क्योंकि ओके, अगर ये हमारे पास ये नेगेटिव हो जाएंगी, तो इसका मतलब है दैट विल बी द केस ऑफ वैक्सीनेटेड केस हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर सरफेस एंटीजन प्रेजेंट है, अगेन द इन्फेक्शन शो करेगा, ठीक है। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डायग्नोज हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन प्लस कोर एंटीबॉडीज, ठीक है, ये दोनों। अच्छा, अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट ये आपके जितने भी, आई थिंक सो, जितने भी एसके में आए हैं पास पेपर के अंदर आपके हेपेटाइटिस सीरोलॉजी से रेलेवेंट आए हैं, इट विल बी इजी यू फॉर यू पीपल नो। यस डॉक्टर?
आपने हैंड रेज किया है डॉक्टर रूसा? हम्म। हम्म। ओके, आप सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, रीएक्टिवेशंस की, कि वो रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद दोबारा इन्फेक्शन हो गया उसको। इज दैट सो? यस, उसके अंदर आईजीएम अगेन पॉजिटिव आना शुरू हो जाएगा। आईजी जो ई वाला की बात कर रहे हैं, ये वाला ई वाला, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, हाई ट्रांसमिसिबिलिटी शो करेगा। और हमारे पास जो एंटीबॉडीज होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी, सरफेस एंटीबॉडीज, ये एंटी बी सरफेस एंटीबॉडी ये नेगेटिव होंगी। दिस विल शो इंडिकेट आइदर द पेशेंट जो है हमारे पास प्रीवियस, अगर उसकी हिस्ट्री है उसकी में हम बताएंगे वो उसको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ था, और उसके बाद दोबारा उसके अंदर ये सीरोलॉजी मार्कर पॉजिटिव हो रहे हैं, दैट विल इंडिकेट द सुपर इन्फेक्शन। अदरवाइज दैट इज इन द केस ऑफ हेपेटाइटिस डी के अंदर होता है, जिसके अंदर हम डेल्टा एंटीजन वगैरह देखते हैं और उसके अंदर सुपर इन्फेक्टिविटी हमें बता देता है। जो हमारे पास सी के ऊपर डी होता है ना, डेडली जो होता है वो वाला। अच्छा, इन दैट केस अगेन बी, बी के ऊपर, सॉरी, यस, बी के ऊपर, यस, डेल्टा। सो उन दैट केस में हमें डेल्टा मिलता है ना, अगर आप उसी की बात करते हैं, बी का ही दोबारा रीएक्टिवेशन होगा तो ये वाली चीजें फाइंड आउट होंगी। ई वाला और एम वाला दोबारा आ जाएगा, सरफेस एंटीजन दोबारा आ जाएगी, ठीक है, ये वाली चीजें आ जाएंगी। अगर वो डी वाले की बात करें तो डेल्टा एंटीजन हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर साहिबा? ओके, वेलकम। समझ आती है या वैसे ही कह रही हैं आप डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर साहब? ओके, ओके, फाइन, ठीक है। अ, अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा-सा ये वाला। अच्छा, एसोफेगस से मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा-सा कंडीशंस। ओके, मैनी थिंग्स टू डू। अच्छा, दीज़ आर द लिप्स, अ ब्यूटीफुल लिप्स बट लेस देन मी, ठीक है? अपर लिप, अपर लिप एंड लोअर लिप्स। टेल मी द कंडीशन व्हिच इज़ कौन सा कार्सिनोमा अपर लिप पे होता है? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, बेसल सेल कार्सिनोमा? यस, बी फॉर बोस, बी फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा, ठीक है, बी फॉर बोस एंड बी फॉर बेसल सेल कार्सिनोमा। अपर लिप पे होता है, ठीक है। लोअर लिप पे सेक्टरी एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, सेक्टरी नीचे होती है, दैट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है। दैट इज हाउ यू कैन रिमेंबर द बोथ कार्सिनोमा लोकेशन ऑन द ओके, ऑन लिप्स पे। हमारे पास अगर फेशियल पैरालिसिस हो रही है, यहाँ पे फेशियल पैरालिसिस हो रही है, कौन सी डिजीज हम कंसिडर कर सकते हैं? बेल्स पाल्सी, ओके। बेल्स पाल्सी को मैं अभी आपको डिस्कस नहीं कर रहा अभी, और उसका हम सीएनएस के अंदर बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, देयर इज चिलोसिस ऑफ टंग, टंग निकालिए, चिलोसिस और फिशरिंग ऑफ टंग, स्वेलिंग ऑफ फेस, एंड देयर इज आल्सो अलोंग विद पैरालिसिस ऑफ फेस, अलोंग विद न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो फिर कौन सी हमारे पास सिंड्रोम होगा? अगेन रिपीट कर देता हूँ कि फेशियल पैरालिसिस है हमारे पास, ठीक है, एंग्लोचिलोसिस हो रहा है, हमारे टंग में है, जो टंग में फिशरिंग हो रही है, और न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम्स भी आ रहे हैं, डिसोसिएशन आ रही है। सो अगेन बेल्स पाल्सी होगी या कुछ और होगा? रिमेंबर, दिस वाज द एमसीक्यूज आस्क इन द पास्ट पेपर। मर्कर्सन, 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 ओके, कर्सन, दिस इज मर्कर्सन रोजेंथा रोजेंथाल syndrome, रोजेंथाल syndrome, okay, रोजेंथाल, टी एच, मर्कनसन रोजेंथाल सिंड्रोम, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर? इट इज आइडियोपैथी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इसके अंदर होता है, जिसके अंदर देयर इज सिलोसिस ऑफ द टंग, फिशरिंग ऑफ द टंग, एंड देयर इज स्वेलिंग एंड पैरालिसिस ऑफ फेस, swelling and paralysis of face. So do not get
गेट कंफ्यूज विद द बेल्स पाल्सी। हम फेस की पैरालिसिस आती है, हम बेल्स पाल्सी की तरफ भाग के जाते हैं। उसके अंदर ये देखिएगा चिलोसिस वगैरह आ रही चीज़ें हों, फिशरिंग ऑफ टंग वगैरह की चीज़ें आ रही हों, सो गो विद मर्कनसन रोजेंथॉल सिंड्रोम। ठीक है, इसमें हमारे पास ग्रैनुलोमेटस लेयंस भी आ जाती हैं ओरोफेशियल एरिया के अंदर, अलोंग विद पैरालिसिस भी हो जाती है, स्वेलिंग भी हो जाती है, एंड आइडियोपैथिक न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिफॉर्मिटी ड्यू टू आइडियोपैथिक रीजंस। ठीक है, इसी तरह गस्टेटरी स्वेटिंग भी होती है एक, उसको क्या कहते हैं? स्वेटिंग, गस्टेशन, दैट इज दैट इज फ्रेज सिंड्रोम ना, गस्टेटरी स्वेटिंग, फ्रेज सिंड्रोम, फ्रेज सिंड्रोम। ओके, जैसे आपको ये नाम सुन के उल्टी ऐसी आ रही है ना, ये क्या औखा सा नाम, आई थिंक सो आप लोगों ने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। उल्टियाँ ऐसी आ रही हैं बंदे को ये पढ़ के, मर्कनसन रोजेंथॉल सिंड्रोम, अजीब से ही आता है। सो रिमेंबर 3 पॉइंट्स, फेशियल पैरालिसिस, और हमारे पास एंगुलर चिलोसिस, यहाँ पे चिलोसिस होती है, और हमारे पास फिशरिंग ऑफ टंग्स वगैरह हो जाती हैं। सो दैट इज मर्कनसन रोजेंथॉल सिंड्रोम। ओके, अब दूसरी, जैसे उल्टियाँ हैं ना, अब उल्टियों की बात करते हैं। अच्छा, यंग फीमेल के अंदर वो कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर वो सोचती हैं कि मेरा वेट ना ज़्यादा हो जाए, खाती भी बहुत ज़्यादा हैं, और उल्टियाँ भी उँगलियाँ मार के मार देते हैं, क्या कहते हैं उसको? एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है कि बुलिमिया नर्वोसा होता है? बुलीमिया होता है जिसमें सेल्फ इंड्यूस होती हैं वो। ठीक है, खुद उँगली मार के निकालती हैं, खाती पीती भी बहुत ज़्यादा हैं, मोटी सी होती हैं, खाती भी टका आगे हैं, और फिर उल्टियाँ भी खुद ही करती हैं कि ज़्यादा खा लिया। ठीक है, और एनोरेक्सिया नर्वोसा में तो ये होता है ना कि उनको टेंशन ही बहुत ज़्यादा आती है, उनकी वो जो अभी क्या कहते हैं उसको, एडोलिसेंट, जवान हो रही होती हैं, तो उनको लग रहा होता है उनका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो खाती ही नहीं है, खाने छोड़ देती हैं वो। ठीक है, फिगर अपना मेंटेन करना चाह रही होती है, दैट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। ठीक है, एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें वो खाती नहीं है। अच्छा, सपोज वोमिटिंग की बात हुई है, हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर एक्सेसिव वोमिटिंग इन केस ऑफ प्रेगनेंसी, तो वो कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरेमेसिस ग्रेविडियम। उसके अंदर कौन सा मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता था, एसिडोसिस होता था? ओके, दैट इज मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ठीक है। अच्छा, अच्छा, दूसरी चीज, ये बताएं कि इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डैमेज होता था, कौन सा डिस्टर्ब होता था? हाइपोक्लीमिया ना, हाइपोक्लीमिया होता था। ठीक है, हाइपोक्लीमिया। स्वेटिंग के अंदर हिमोस्टेसिस हमारा कौन करवाता है? स्वेटिंग के अंदर हिमोस्टेसिस में डॉक्टर साहिबा क्या कर रही हैं, दैट इज सोडियम। क्या हो गया आप लोगों को? वाई यू आर पीपल नॉट डम टूडे? आज मैं थोड़ा एनर्जी में आया हूँ, आप लोग डम हो गए हैं। आज मैंने देखें बर्गर नहीं खाया, मैंने कहा मैंने आप लोगों को अच्छा लेक्चर देना आज, मैंने कुछ नहीं खाया आज। ठीक है, दैट इज सोडियम, सोडियम। सॉरी। अच्छा, 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 ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, कोई बात नहीं, मुझे समझ आ गई है। अच्छा, हाँ, अच्छा, टेक्स्ट देख रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, मैं टेक्स्ट भी देखता हूँ साथ साथ में। ओके फाइन, अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, होमियोस्टेसिस की बात होगी। अच्छा, अच्छा, मैं रिपीट कर देता हूँ। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम के अंदर कंडीशन कौन सी होती है? मैंने प्लीज़ समवन काइंडली वो डायग्राम बना दे जो मैंने आपको बताई थी अच्छी सी। ठीक है, डायग्राम वो बना ले, उससे टेबल आपके रफ़ी के याद हो जाएंगे, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और एसिडोसिस। कोई एक थोड़ा सा टाइम निकाल के बना दे काइंडली। ठीक है, अब बाकी इंशाल्लाह वो न्यू डायग्राम थी, इस वजह से मैंने नहीं बनाई हुई थी, बाकी स्टूडेंट्स ने बनाई हुई है, तो वो ईजी होगा, मैं आपको शो कर दूंगा। ठीक है, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा डिस्टर्ब होता है, दैट इज हाइपोक्लीमिया होता है, और स्वेटिंग के होम्योस्टेसिस को कौन मेंटेन करता है, दैट इज सोडियम आयन। ठीक है, एक चीज़। ओके, दूसरी अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास उल्टियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास उल्टियाँ आई हैं, और यहाँ पे ये फट गया हमारा, इतनी उल्टियाँ आई हैं, प्रेशर इतना लगा है, तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? एसोफेगस कोई रप्चर? यस, बर, हाँ, गुड डॉक्टर ब्राउनी, गुड, दैट इज बर हर्ब सिंड्रोम। ठीक है, बर हर्ब सिंड्रोम, BOERHAV
डबल ए आता है वैसे, बी ई, बर्ड हर्ब सिंड्रोम, ठीक है। सपोज अगर हमारे पास ट्रांसम्यूरल परफोरेशन नहीं हो रही, ट्रांसम्यूरल परफोरेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास जस्ट ओनली टेयरिंग ऑफ लाइनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स हो रही हैं एसोफेगस की, तो फिर कौन सी होगी? मेलोरी विस सिंड्रोम, मेलोरी विस सिंड्रोम। पार्शियल थिकनेस जिसमें हमारे पास उसमें टेयरिंग होती है एसोफेगस, नो ट्रांसमुलर, मेलोरी विस सिंड्रोम। अच्छा। अच्छा, मेलोरी से एक चीज़ याद आ गई मुझे, मेलोरी विस सिंड्रोम, डब्ल्यू ई एस। अच्छा, जो लोग मज़े मज़े से अल्कोहल पीते हैं ना, हाँ क्यों हो गया, फाइनल ईयर करके नहीं आए? फाइनल ईयर के अंदर ये आपने पढ़ा होगा, खैर मैं रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट टाइम वाली कोई चीज़ नहीं है। बार हॉव सिंड्रोम, ठीक है। बार हाफ सिंड्रोम क्या होता है? दैट इज ट्रांसम्यूरल परफोरेशन ऑफ द एसोफेगस ड्यू टू एक्सेसिव स्ट्रेचिंग इन द वोमिटिंग, ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग इन द, यानी कि बढ़ी हुई स्ट्रेचिंग हो गई है ना, बार हाफ काम बढ़ गया है, ठीक है, एक्सेसिव स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग वोमिटिंग के अंदर, दैट इज बार हाफ सिंड्रोम। मिलोरीवीस के अंदर तो ट्रांसम्यूरल परफोरेशन नहीं ना होती, उसके अंदर जस्ट हमारे पास पार्शियल थिकनेस जो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल, हमारे पास लेसरेशन होती है, ठीक है। यस डॉक्टर रोसा। ओके, दिस इज़ नॉट नेसेसरी, हम उसमें हेमेटोमेसिस को और दोनों के अंदर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो एक के अंदर हो। हेमेटोमेसिस इज़ जस्ट ओनली द ब्लड इन द वोमिटिंग, ठीक है, वोमिटिंग के अंदर जो ब्लड ड्यू टू अपर जीआई ब्लीडिंग की वजह वजह से जो ब्लड आ रहा है उसको हेमेटोमेसिस कहते हैं। इट कैन बी एनी कंडीशंस, अंडरलाइन कोई किसी भी कंडीशन के अंदर आ सकती है, ठीक है। दिस इज जस्ट लाइक द परफरेशन, ये जो दोनों कंडीशन है, दैट इज इंडिकेटिंग टूवर्ड द हमारे पास ट्रांसम्यूरल परफोरेशन हो रही है या पार्शियल थिकनेस हो रही है, दैट इज व्हाट मीन बाय बार हाफ और मेलोडिविस, ठीक है। मेटामेसिस समथिंग डिफरेंस। ओके, ये दोनों क्लियर होगी चीजें आपको? अच्छा, इधर से एक बात करते हैं, स्पोर्ट्स यहाँ पे एसोफेगस की क्या, हमारे पास एसोफेगस यहाँ पे अ, अंदर से ना मिट जाए, हाँ वो भी मिट रहा है, कोई हाल नहीं, खैर। यहाँ पे एसोफेगस की लाइनिंग क्या होती है? व्हाट इज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग क्या होती है? व्हाट इज एपिथेलियल लाइनिंग? स्ट्रेटिफाइड स्केमस, ठीक है। यस, स्ट्रेटिफाइड स्केमस, नॉन केराटिनाइड मतलब गीली होती हैं, ठीक है, नॉन केराटिनाइड्स। दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एसोफेगस। सपोज देयर इज जर्ड, ठीक है, जर्ड हो रही है, यहाँ पे हमारे पास हो रहा है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन हमारे पास डिस्टर्ब हो गई है, और एक्सेसिव एक्सेसिव जर्ड हो रहा है, उसकी वजह से हमारे पास ये एपिथेलियम किस में कन्वर्ट होगी? सिंपल कलमनर एपिथेलियम के अंदर, सिंपल कलमनर एपिथेलियम। और ये चेंजेस हम इसको क्या कहते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड पैरेड एसोफेगस, और ये चेंज ऑफ एपिथेलियम इज कॉल्ड मेटाप्लेजिया, ठीक है, मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया, चेंज ऑफ एपिथेलियम इज मेटाप्लेजिया, और इस कंडीशन को बैरेट्स एसोफेगस कहते हैं, ठीक है, बैरेट्स एसोफेगस। इट इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ओके, इसी तरह अगर हम बात करते हैं, सपोज यहाँ पे लैम्फ एडिनोपैथी हो गई है, ये लैम्फ नोड उसका स्वेल हो गया, पेशेंट को मैं डिवाइड करता हूँ अपर टू थर्ड में एंड लोअर वन थर्ड के अंदर। दिस इज अपर टू थर्ड, अपर टू थर्ड है, ठीक है, एंड लोअर वन थर्ड, और ये नीचे लोअर वन थर्ड है। टेल मी कि अपर टू थर्ड में कौन सा कैंसर होगा? स्केमस सेल कार्सिनोमा विल बी प्रेजेंट इन द अपर वन थर्ड, ठीक है, अपर वन थर्ड। और लोअर वन थर्ड के अंदर हमारे पास adenocarcinoma. Which of the following esophageal carcinoma would be associated with H. pylori? H. pylori के साथ कौन सा होगा? ओके, यस, दैट विल बी द adenocarcinoma। अगर मैं इधर स्टमक की बात करूं तो फिर कौन सा होगा? लैम्फोमा, लैम्फोमा, ठीक है, लैम्फोमा होगा, लैम्फोमा, एच पाइलोरी एसोसिएटेड लैम्फोमा। ओके फाइन।
अगर स्टमक की बात करते हैं। वैसे इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप भी हमने पढ़ा था ना, इंटेस्टाइनल और डिफ्यूज टाइप भी हमने पढ़ा था। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ इसके, हमारे पास जो कैंसर पड़े हैं, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा और हमारे पास लोअर जो कार्सिनोमा है, एडिनो कार्सिनोमा। अच्छा, हमारे पास रिमेंबर स्ट्रिक्चर्स एंड होल्ड लिक्विड, ठीक है। स्ट्रिक्चर्स एंड होल्ड लिक्विड्स के अंदर हमारे पास स्ट्रिक्चर्स एंड स्ट्रिक्चर और होल्ड लिक्विड के अंदर ये वाला कार्सिनोमा होता है, ठीक है। होल्ड लिक्विड एक्लेजिया के अंदर कौन सा होगा? एक्लेजिया के अंदर, कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, एडिनोकार्सिनोमा। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? मैं देख रहा हूँ चैट में भी सब चुप हैं, फिर कहते हैं चैट देख लिया करें। दोनों हो सकती हैं, दैट व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, एक्लेजिया प्लस स्मोकिंग के अंदर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। स्मोकिंग और एक्लेजिया के अंदर दोनों होते हैं, स्मोकिंग एंड एक्लेजिया के अंदर दोनों होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी जो चीज़ें रह जाएंगी, दैट इज स्ट्रिक्चर एंड होल्ड लिक्विड्स, ठीक है। स्ट्रिक्चर एंड होल्ड लिक्विड में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और हमारे पास ओबेसिटी, जर्ड, जर्ड्स की वजह से बैरेट एसोफेगस हुआ, और हमारे पास ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर भी लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर टोन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास एवरीथिंग विच अफेक्ट द लोअर एसोफेजियस स्फिंक्टर टोन, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से? डेट इज ओबेसिटी, हमारे पास बैरेट एसोफेगस, क्रोनिक जर्ड, ये वाली कंडीशंस। एम आई क्लियर? ये क्लियर है? आप लोगों को समझ आ रही है चीज़ों की? इज दैट गुड? इज दैट गुड? ओके फाइन, ग्रेट। दीज आर ऑल एमसीक्यूज बेस्ड, ठीक है। एमसीक्यूज बेस्ड चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं आपको वो चीज़ें नहीं पढ़ा रहा, लाइक टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा। अच्छा ठीक है, आगे हम बात क्या करेंगे इसमें? ओके, कैन एनीबडी टेल मी कि हम यहाँ पे अगर एक्लेजिया होगा तो क्या अफेक्ट होगा, कौन सी अपेयरेंस आएगी यहाँ पे एक्लेजिया के अंदर? बर्ड बीक अपेयरेंस आ जाएगी ना, ये कंस्ट्रिक्टेड होगा। और हमारे पास क्या डेफिशिएंट होगा? कौन कौन सी चीज़ें डेफिशिएंट होंगी? यस, एंड अलोंग विद वीआईपी एंड नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। गैंग्लियोनिक सेल भी, सपोज अगर मैं बात करता हूँ लाइक इसी में गैंग्लियोनिक सेल यहाँ पे भी एब्सेंट है। अगर मैं यहाँ पे कोलन की बात कर दूँ, कोलन के अंदर भी एक गैंग्लियन एब्सेंट है, तो कौन सी कंडीशन आप कंसिडर करेंगे? कौन सी? हर्शबर्ग डिजीज, हर्शबर्ग डिजीज, हर्शबर्ग डिजीज, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास साइन कौन सा आएगा हर्शबर्ग डिजीज के अंदर? एक होती है कॉन्जेनिटल मेगाकोलन, इसको और नाम क्या कहते हैं? मेगाकोलन डिजीज, ठीक है। कोलन हमारे पास मेगाकोलन हो जाता है, ठीक है। कोलन मेगाकोलन, मुझे ये बताएं कि जो मेगाकोलन हम कहते हैं, ये जो डायलेशन ऑफ कोलन होता है एट द साइट ऑफ जो इनहिबिटरी न्यूरॉन, जो कि हमारे पास न्यूरोक्रस्ट सेल से आते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल रीजन में, वो इधर नहीं आते, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डायलेशन होती है एट द साइट ऑफ डेफिशिएंट ऑफ न्यूरॉन्स होती है, या उससे प्रोक्सिमल या डिस्टल? यस, किसने बोला है? डिजिटल, यस, ग्रेट, ग्रेट। डॉक्टर हसन नसीर, ओके ग्रेट, एवरीबॉडी ग्रेट। दैट इज सपोज दिस इज न्यूरल क्रस्ट सेल से जो हमारे पास न्यूरॉन्स आ रहे हैं, वो हमारे पास इधर एब्सेंट है, ठीक है। इधर एब्सेंट है इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, और उनके एब्सेंट होने की वजह से हमारे पास जो डायलेशन होगी उनकी डिजिटल होगी। और हमारे पास साइन कौन सा आएगा? स्क्विरेट साइन, स्क्विरेट साइन होता है कि एकदम से वो निकलेगा स्क्विरेट की तरह, जैसे QURT, स्क्विरेट साइन, ऐसे एकदम से निकलती है, पैखाना एकदम से निकलता है उसका, जैसे अगर टूटी कोई बहुत देर से बंद हो ना, और एकदम से उसको करो तो उसमें से गैस निकलती है, ठा 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 ऐसे बजती है, वैसे ही इधर से स्क्विरेट साइन आता है, एकदम से फुवारे की तरह निकलती है भाई, ठीक है, फुवारे की तरह। तो एक होती है कॉन्जेनिटल मेगाकोलन, जिसको हम कहते हैं हिस्पर्न डिजीज, और एक होती है एक्वायर्ड मेगाकोलन। वो क्या होता है एक्वायर्ड मेगाकोलन? एक्वायर्ड मेगाकोलन किसके अंदर होता है? चागास डिजीज के अंदर? नो नो नो, एक्वायर्ड मेगाकोलन की बात कर रहे हैं, चागास डिजीज के अंदर नहीं पढ़ा आपने? चागास डिजीज के अंदर, यस, उसके अंदर होता है चागास डिजीज के अंदर। और ये किसकी वजह से होता था?
ओके, खैर, दिस इज नॉट। अच्छा, फाइन। ऊपर मेगाकोलोनस के अंदर भी हो ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, यस, ट्राइपैनोसोमा क्रूजीज। अच्छा, एक्लेजिया हो गया। चर्ग स्ट्रॉस, ओके, आई विल लुक फॉर इट, ठीक है, मैं दोनों का डिफरेंस देखूंगा। चर्ग स्ट्रॉस इज अ वेरिएंट ऑफ एस्थमा के अंदर होता है। ठीक है, चर्ग स्ट्रॉस तो एस्थमा के अंदर होता है, दैट इज नॉट इन द, दोनों का कुछ लेना देना नहीं है। वेरिएंट है एस्थमा के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर पी का और सी एन का पॉजिटिव होता था। और चर्ग स्ट्रॉस के अंदर चर्ग स्ट्रॉस, ओके, आपने चर्ग स्टार पूछा है ना, एंड दूसरा कौन सा पूछा है? चार्गास तो ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से होता है ना, ट्राइपोसोना क्रूजी के इन्फेक्शन की वजह से जो हमारे पास एक्वायर्ड मेगाकोलोन हो जाते हैं, उसके अंदर हमारे इनहिबिटरी न्यूरॉन का एक्शन डिफेक्टेड हो जाता है। दैट इज व्हाट इज ट्राइपेनोसोमा क्रूजी मीडिएटेड चागास डिजीज। ठीक है, ओके। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है आपस में। खैर, ये हो गया। अच्छा, दूसरी अब हम बात करते हैं, देयर इज एस्वेगस की बात होगी। अच्छा, और तो नहीं इसमें कुछ हो गया, हाँ, मैं एक बात कर रहा था। इसके अंदर कैंसर हो गया, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, उसको डिस्फेजिया था फॉर सॉलिड, सॉलिड के लिए। अब उसको डिस्फेजिया हो गया पुडिंग के लिए, पुडिंग पुडिंग पुडिंग। पुडिंग लिक्विड होती है, सॉलिड होती है पुडिंग? जो पुडिंग बनाते हैं, कोई कोई बनाने आती है? यस, लिक्विड टाइप, लिक्विड टाइप के में ही आ जाता है। सो सॉलिड से पहले आप लिक्विड में जा रहा है, सो व्हाट डू यू थिंक, इट इज एक्लेजिया और इट इज कार्सिनोमा? कार्सिनोमा, यू नो, दैट इज फ्रॉम सॉलिड टू द लिक्विड जा रहा है, सॉलिड टू द लिक्विड। अगर एक्लेजिया होता तो वो लिक्विड और सॉलिड दोनों के लिए डिस्फेजिया होता। दिस इज नॉट टू मच प्रोग्रेसिव, however it is progressive, but there is no as a from solid to the liquid side। ठीक है, और along with there is lymphadenopathy की भी अगर हिस्ट्री आ जाए हमारे पास, that is also indicating toward हमारे पास कार्सिनोमा along with weight loss। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर सुप्रा क्लेविकल lymphadenopathy ऑन द लेफ्ट साइड मिल रहा है, तो व्हाट कार्सिनोमा यू विल पीपल सस्पेक्ट? कौन सा कार्सिनोमा सस्पेक्ट करेंगे आप? गैस्ट्रिक, यस, स्टोमिक कार्सिनोमा। और इसको कौन सा नोड कहेंगे? गैस्ट्रिक लिम्फोमा, यस, इसको कौन सा कहेंगे, ये कौन सा होगा नोड? विकोज नोड्स, विकोज नोड्स, ठीक है, विकोज नोड्स। अच्छा, और हमारे पास जो एक और चीज बता दूं, ये जो सुप्रा क्लेविकुलर होते हैं ना, सुप्रा क्लेविकुलर, वो किन किन को ड्रेन करते हैं, और इंफ्रा क्लेविकुलर नोड्स किन को ड्रेन करते हैं? जो इंफ्रा क्लेविकुलर है ना, आपने ना इस तरह, फॉर एग्जांपल, अगर ये हैंड है ना आपका, हैंड है और ये इंडेक्स फिंगर है, ठीक है, ये आपने इस तरह इधर रखनी है इंफ्रा क्लेविकुलर, और बाकी जो तीनों उंगलियां उसको ऊपर ऊपर रख देना है। सो थंब एंड इंडेक्स फिंगर आर ड्रेन बाय द इंफ्रा क्लेविकुलर। ठीक है, इंफ्रा क्लेविकुलर, ठीक है। दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर, जब लेंफ नोड की आप ड्रेनेज पढ़ेंगे वहां पे भी आप पढ़ेंगे उसमें। खैर, लीनाइटस प्लास्टिका किसके अंदर होता है? लीनाइटस प्लास्टिका, स्टमक पे आ रहे हैं हम। लीनाइटस प्लास्टिका किसके अंदर होता है? गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर ना, गैस्ट्रिक कैंसर, जिसके अंदर लेदरी अपेयरेंस ऑफ हमारे पास टमी आ जाती है, उसमें क्या, डिफ्यूज कार्सिनोमा के अंदर। और हमारे पास ई कैडहरिन एब्सेंट होता है डिफ्यूज कार्सिनोमा के अंदर। एक और एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्ब्रियोलॉजिकल इन ओरिजिन? एम्ब्रियोलॉजिकली डेवलपमेंट के अंदर रोल करता है, एंड आल्सो रोल इन द हमारे पास मेटास्टेसिस, तो वो कौन सा होगा? मरूला के अंदर अटैचमेंट में भी इन्वॉल्व होता है और मेटास्टेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। दैट इज ई कैडहेरिन, ठीक है, ई कैडहेरिन। लूज ऑफ ई कैडहेरिन लीड्स टू अनकंट्रोल सेल, हमारे पास ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, जिसको हम मेटास्टेसिस भी कह देते हैं, कैंसर के अंदर भी हो जाता है। और हमारे मरूला के अंदर डेवलपमेंट के अंदर भी ई कैडहेरिन का रोल होता है। ठीक है, इसी तरह स्टमिक के अंदर भी हमारे पास ई कैडहेरिन का रोल होता है। ओके, ठीक हो गया। और इसके अंदर डिफ्यूज लीनाइटस प्लास्टिका डिफ्यूज्ड सिग्नेट रिंग सेल जो हमारे पास आते हैं डिफ्यूज के अंदर, डिफ्यूज के अंदर सिग्नेट रिंग सेल्स, ऐसे सिग्नेट रिंग सेल, सिग्नेट रिंग सेल, डिफ्यूज लीनाइटस प्लास्टिका लेदरी, लेदर की तरह, लेदर की जो बोतल होती है ना उसकी तरह अपीयरेंस हो जाती है लीनाइटस प्लास्टिका। अच्छा, एमसीक्यूज आता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा कौन से ब्लड ग्रुप के साथ एसोसिएटेड होता है ज्यादातर? ए,
ए ब्लड ग्रुप एसोसिएटेड, ठीक है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा इज एसोसिएटेड विद ए ब्लड ग्रुप। अच्छा, ठीक हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, दिस वन। अगर हम एच पाइलोरी के साथ बात करेंगे तो ज़्यादातर अल्सर कहाँ पे होता है? एच पाइलोरी एसोसिएटेड अल्सर गैस्ट्रिक पे होगा या ड्यूडेनम में होगा? एच पाइलोरी एसोसिएटेड क्या हो गया? अच्छा डॉक्टर हसन, वाई गैस्ट्रिक? नहीं, एच पाइलोरी एसोसिएटेड जो अल्सर होते हैं मोस्टली ड्यूडेनम में होते हैं या गैस्ट्रिक में? डॉक्टर हसन आप दोबारा इसको रेक्टिफाई कीजिएगा, चेक कीजिए, अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ ड्यूडेनम। ठीक है डॉक्टर हसन, दैट इज़ ड्यूडेनम मोस्ट कॉमनली। बाकी आप इसको रीचेक कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में, यस, दैट इज ड्यूरिनम अकॉर्डिंग टू मी। स्टमक में जो अल्सर होते हैं मोस्ट लाइकली कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? लेसर आर्च पे, लेसर आर्च पे प्रेजेंट होते हैं। और कौन से? इंसिसूरा, यहाँ पे इंसिसूरा के एरिया में होते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंगुलरिस, इंसिसूरा एंगुलरिस। यहाँ पे ना इंसिसूरा एंगुलरिस होता है, इंसिसूरा एंगुलरिस इस वाली साइड पे मोस्ट लाइकली उसके करीब पाया जाता है। हमारे पास जो लोकेशन होती है गैस्ट्रिक अल्सर की, लेसर कर्वेचर में, नियर इंसिसूरा एंगुलरिस। आर्टीरियल सप्लाई कौन सी इन्वॉल्व होती है इसमें, परफोरेट होती है? लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये वाली लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक। और ये कहाँ से निकल रही है? सीलिक ट्रंक, सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक में का लेवल क्या होता है? T12, ठीक है, T12 लेवल होता है इसका। ओके, प्लीज एवरीथिंग इज CPSP MCQs, ठीक है, ये सारे MCQs हम कर रहे हैं, अभी हम जब अप्लाई करेंगे आपको इजी लगेगा चीज़ें। अच्छा, ये T12 के लेवल पे हैं। हो सकता है इस चैप्टर के अंदर कुछ पॉइंट्स आपको ना मिले, बट इन द लेटर चैप्टर्स जब आप इधर उधर पढ़ोगे आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें अंदर आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होगी? दैट इज लेफ्ट गैस्ट्रिक। ठीक है, सो द साइट ऑफ गैस्ट्रिक अल्सर। इसी तरह ये पूछता फूड के साथ गैस्ट्रिक अल्सर का क्या रिलेशन होते हैं? पेन इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है? जी फॉर ग्रोज, जी फॉर फूड। जो गैस्ट्रिक पेन्स हैं इट ग्रोज विद फूड्स, ठीक है। जो डी फॉर, जी फॉर गैस्ट्रिक एंड जी फॉर ग्रो, डी फॉर ड्यूडिनम एंड डी फॉर डिक्रीज, इट डिक्रीज विद फूड इनटेक, जो ड्यूडिनल अल्सर्स की होती हैं। ठीक है, अगर ड्यूडिनल अल्सर के कौन से साइड पे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, कौन से पार्ट पे अल्सर होगा? फर्स्ट पार्ट पे होता है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट पे मोस्ट लाइकली। अच्छा, अगर पोस्टीरियर साइड पे परफोरेशन होती है ड्यूडिनम की, पोस्टीरियर साइड पे परफोरेट कर गया है, तो उसके बाद हमारे पास कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? यू कैन सी यहाँ गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये कहाँ से निकल रही है? दैट इज सीलिक ट्रंक। सीलिक ट्रंक से हमारे पास कौन सी आर्टरी निकल रही है? ये वाली कौन सी आर्टरी है? कॉमन हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब जब कॉमन हेपेटिक आर्टरी से ये वाली गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी निकल गई है, इसको हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर कह देते हैं, ठीक है, हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, जब ये वाली ब्रांच दे देता है। अब ये जो हमारे पास गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी है, यहाँ से एक निकलती है राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी जो ग्रेटर कर्वेचर को सप्लाई कर रही है। ओके, जो लेफ्ट आती है वो कहाँ से आती है? लेफ्ट वाली दैट इज स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी जो पीछे है, जो डायरेक्टली फ्रॉम द सीलिक ट्रंक से आ रही है, ये स्प्लेनिक आर्टरी आ रही है, ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी का आ रही है, और ये हमारे पास ऊपर से घूम के जो आ रही है दैट इज हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है। और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, गैस्ट्रिक आर्टरी प्रॉपर से, ये वाली गैस्ट्रिक आर्टरी प्रॉपर से आफ्टर गिविंग गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। ये क्लियर है? ये पॉइंट्स क्लियर है सभी को? एम आई क्लियर? ओके फाइन, किसी को मसला हो प्लीज लेट मी नो। तो हमारे पास परफोरेशन का पूछता है कि अगर ड्यूडेनम की पोस्टीरियर परफोरेशन होती है तो कौन सी आर्टरी डैमेज होती है, जिस जो ब्लीडिंग करवाती है? ये वाली आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। इसी तरह अगर हमारे पास लेसर कर्वेचर की बजाय वो पूछे स्टमक की पोस्टीरियर साइड पे वो परफोरेशन हो रही है वाल की, तो कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? स्प्लीनिक आर्टरी, ठीक है। गैस्ट्रिक की पोस्टीरियर वाल स्प्लीनिक आर्टरी, यस, और ड्यूडेनम की पोस्टीरियर वाल दैट इज गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। ओके, ओके, हमने ये पढ़ लिया। अच्छा, अ, ठीक हो गया। लीवर की थोड़ी सी बात कर लें। लीवर के अंदर, हाँ,
या इससे भी पहले लीवर पे आते हैं। ओके, दैट इज़ द लीवर, ठीक है। हमारे पास ये लीवर आ गया, इसके अंदर हमारे पास कंजुगेशंस की बात करते हैं। हमारे पास हीमोग्लोबिन्स होती हैं, लाइक दिस इज़ रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और हमारे पास ये रेड ब्लड सेल है, उसके अंदर ये डिवाइड हुआ, ग्लोबिन आ गया, ग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन निकला ना, इसमें से एच बी निकला, एच बी की आगे डिवीजन हो रही है, दैट इज़ ग्लोबुलिन। और उसके बाद हमारे पास अ, हीम हीम कंपोनेंट आ गया, ठीक है, हीम, हीम एंड ग्लोबिन। हीम आगे डिवाइड कर रहा है, दैट इज़ उसमें से आयरन कंपोनेंट निकल गया इसका, फिरस। और इसमें से पोरफायरिन वगैरह बन गई, पोरफायरिन आ गई, पोरफायरिन। और पोरफायरिन आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है, बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, दैट इज द बिलीरुबिन विच इज डायरेक्ट वन। और डायरेक्ट बिलीरुबिन की कितनी वैल्यूज होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कैन एनीबॉडी टेल मी? ओके, मिनट्स। ओके, नॉर्मल हमारे पास ना वन होती है टोटल वैल्यू, जो बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड की मिला के। अच्छा, इसके अंदर, ओके खैर मुझे नहीं मिला। ओके फाइन, दैट इज हमारे पास अगर 0.0 से 3 तक हो, दैट इज हमारे पास होती है, जस्ट अ मिनट। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सभी के एक्सेप्ट किए हुए हैं, कोई भी नहीं है पेंडिंग पे। मैंने देखा है अभी कोई भी नहीं है डॉक्टर साहब। ओके ओके ओके। अ, ये हो गया। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, उसकी वैल्यूज, वैल्यूज की बात कर रहे थे। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ओके, हमारे पास टोटल वैल्यू क्या होती है इसकी, हो गया। ओके, दिस वन टोटल वैल्यू कितनी होती है टोटल बिलीरुबिन की, दैट इज 0.3 से हमारे पास 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होती है, ठीक है, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये वैल्यू होती है। अब डायरेक्ट की कितनी वैल्यू होती है, दैट इज 0.3, 0.3 तक होती है, 0.0 से 0.3 तक, 0.3 तक। दिस इज इंपॉर्टेंट वैल्यूज, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग इट। ओके, दूसरी हमारे पास जो इंटरेक्ट की होती है, दैट इज 0.2 से 0.8 तक, टोटल कितनी होती है, 0.2 से 0.8 तक, ठीक है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.8। अच्छा, डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट वो होता है जो आफ्टर कंजुगेशन, ये अगर बिलिरुबिन हमारे पास इस तरह बनी है जो अनकॉन्जुगेटेड है, जो अनकॉन्जुगेटेड होती है वो लिपिड सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल होती है। अगर ये कौन सी, लिपिड सोल्यूबल, यस, अनकॉन्जुगेटेड जो होती है, दैट इज, ये जो हमारे पास उसकी वैल्यू होती है 0.2 टू 0.8, ये वैल्यू है। जो अनकॉन्जुगेटेड है, डायरेक्ट है, जो ऐसे ऐसे हेमोलिसिस से हमारे पास डायरेक्ट बनी है, वो हमारे पास लिपिड सोल्यूबल होती है, मतलब वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है, बट वाटर सोल्यूबल नहीं होती है, इसलिए वो अटैच हो जाती है एल्बुमिन के साथ, ठीक है, एल्बुमिन के साथ अटैच होते हो जाती है, सो दैट इट कैन ट्रांसपोर्ट इट एंड इट बिकम्स इजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन एल्बुमिन के साथ। और फिर वो लीवर के पास आती है कंजुगेशन के लिए। जो कंजुगेशन में कौन सा एंजाइम होता है, यूडीपी ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेस, ठीक है, ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफेरेस, ये वाला इन्वॉल्व होता है। तो वो क्या करवाता है, इस अनकंजुगेटेड जो ये वैल्यू होती है, इसको इसमें कंजुगेटेड में डायरेक्ट में, जो कंजुगेशन के बाद हमारे पास बनता है उसको डायरेक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आती है, 0.0 से 0.3, ठीक है, दैट इज नॉर्मल वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर बच्चा पैदा हुआ है बहुत जल्दी, उसके अंदर ये मैच्योर नहीं होता सिस्टम ना कंजुगेशन का, तो उसके अंदर जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है, व्हाट इज जॉन्डिस, जॉन्डिस क्या होता है?
Okay, either jaundice is a disease or a sign. Jaundice is a disease or sign. दैट इज अ साइन, ठीक है, इट इज नॉट अ डिजीज। व्हाट हैपन हियर, इसका मतलब है कि हमारे पास बिलिरुबिन ज्यादा होगी, जोंडस का मतलब है बिलिरुबिन ज्यादा बॉडी के अंदर। आइदर इट मे बी ड्यू टू, हमारे पास कंजुगेटेड भी हो सकती है, अनकंजुगेटेड भी हो सकती है। सो द कंसेप्ट पर्पसेस के लिए आपने याद रखना है कि जो हिमोलिसिस होती है, जिसके अंदर रेटिक काउंट इंक्रीज हो जाता है, जिसके अंदर पेरिफेरल स्मीयर के अंदर हमारे पास एबनॉर्मल रेड ब्लड सेल मिलते हैं, उसके अंदर हमारे पास अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, ये वाली जो मैं बात कर रहा हूँ नीचे वाली अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन विल बी इंक्रीज, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा कि कोई भी चीज जो हमारे पास आइदर उसकी ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर वो, फॉर एग्जांपल ये बिली ट्रैक है ना, बिली ट्रैक है, इसकी हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ये जो हमारे पास कॉमन हेपेटिक डक्ट और ये वाली जो सिस्टिक डक्ट है, ये हमारे पास इधर ओपन होती है जाके सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूटेनम। और स्फिंक्टर इसको क्या कहते हैं, स्फिंक्टर ऑफ, इस स्फिंक्टर को क्या कहते हैं? यस, ओडी 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 ओडी, ठीक है, ठीक है, वो ओगी था वैसे, ठीक है। ओगी, वो जो कीड़े वगैरह होते थे कार्टून वगैरह, उधर से स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है, दैट इज स्फिंक्टर ऑफ ओडी। तो यहाँ पे ये खुलते हैं। अगर फॉर एग्जांपल ये जो बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होगी, तो इसका मतलब, यस, ये देखिए, ये सामने आ रहे हैं मेरे, ये आपके स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा, 28 नो पेंडिंग रिक्वेस्ट, कोई पेंडिंग नहीं। ये देखिए आपके सामने है, कोई भी रिक्वेस्ट मेरे पास नहीं आई हुई, किसी ने ज्वाइन नहीं किया हुआ, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अब आया, अभी एडमिट हो गया, आपके सामने है। आर यू लिसनिंग, आप देख रहे हैं? ये साइड पे ये देखें, ये आपके सामने है। दीज आर आई नो पैथेटिक पर्सन, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसे? ओके फाइन, तो मेरी साइड से कोई इशू नहीं है। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, अभी बात क्या कर रहे थे? सॉरी। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी की बात की थी, यहाँ पे जहाँ पे ये ओपन होते हैं, ठीक है, ये दोनों जो ओपन होते हैं। लेट मी ज्वाइन फर्स्ट। ओके ओके, अगर हमारा सेशन एंड हुआ तो हम दोबारा रिज्वाइन करेंगे। ओके फाइन। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक्स्ट्रा बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, लाइक पेंक्रियाटाइटिस हो गया है, अगर हमारे पास कैंसर हो गया पेंक्रियाज का, तो ये भी ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ना, मोस्ट लाइकली कौन सा कैंसर होगा जिसकी वजह से ये बिलियरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी? दैट विल बी हेड ऑफ पेंक्रियास, ठीक है। और इसका ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है? यू नो, पेंक्रियास ऐसे होता है, ऐसे होता है, ये देखें, इसको ऐसे देखें कि नाइन नाइन को आपने लटाया हुआ है, ठीक है, नाइन को सीधा करें तो ये इसका ट्यूमर मार्कर बन जाएगा। ये मैंने उसको सीधा किया नाइन को, और सी ए 19 9, ठीक है, CA 99। तो दैट्स हाउ यू कैन रिमेंबर द CA 99। ओ, इसका उधर कर दिया मैंने, इधर आना चाहिए, CA 99, ठीक है। इसको सीधा करके आप ऊपर करके खड़ा कर देंगे, CA 99 ट्यूमर मार्कर हो जाएगा। अच्छा टेल मी, हम अगर, ये कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ये जो गाल ब्लैडर है वो कार्सिनोमा की वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड है और वो पाल्पेटेड हो रहा है, या स्टोन की वजह से है? इस साइन को क्या कहते थे? कर्वेजर साइंस, देखिए था ना, कर्वेजर साइंस। अगर स्टोन की वजह से हो तो हमारे पास ये गाल ब्लैडर कभी भी पाल्पेबल नहीं होता। अगर हमारे पास हेड ऑफ पेंक्रियास की वजह से ये पाल्पेबल हो, दैट इट्स मींस दैट इज, यस, कर्वेजर्स लॉ, कर्वेजर्स लॉ। तो इसका मतलब दिस इज द कार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ पेंक्रियास व्हिच इज causing द पाल्पेबल obstruction and which is causing the gallbladder palpable। अच्छा, एक एमसीक्यूज ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल causes the, एक कौन सा इन्फेक्शन हमारे पास कार्सिनो ग्लैबर का कार्सिनोमा करवाता है? क्लोनोर्किस साइनेंसिस, क्लोनोर्किस साइनेंसिस। जैसे हमारे पास गाल ब्लैडर के अंदर करवाता होता है, गाल ब्लैडर के अंदर करवाता होता था स्किस्टोसोमियम हेमाटोबियम, ठीक है, गाल ब्लैडर के अंदर। इसी तरह इसके अंदर कौन करवाता है? दैट इज क्लोनोर्किस साइनेंसिस। ओके, कर्वेजर लॉ भी हो गया, हमने वो भी पढ़ लिया। अच्छा, अब दूसरा हम बात कर रहे थे जॉन्डिस की।
अगर हमारे पास पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, तो क्या चीजें हमारे पास, कंजुगेटेड ज्यादा होगा, अनकंजुगेटेड ज्यादा होगा? अच्छा, हम बात कर रहे थे, प्लीज लेट मी नो। ओके। यार, ओके, हम बात कर रहे थे दिस वन। अगर हमारे पास ये ऑब्स्ट्रक्शन हो गया एक्स्ट्रा बिलियरी ट्रैक, तो हमारे पास कंजुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होगा या अनकंजुगेटेड ज्यादा होगा? प्लीज लेट मी नो। अगर यहाँ पे कंजुगेटेड ज्यादा होगा, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा, मैनिफेस्टेशन क्या होगी? देयर विल बी हमारे पास यहाँ पे ये जो बिलिरुबिन जाता है, ये कलर देता है फिसिस को स्टर्कोब्लिन के साथ। वो और पहले वो यूरोलोब्लिन में कन्वर्ट होती है, एंटेरोफेटिक सर्कुलेशन के साथ वो रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है, और यूरन के अंदर, किडनी के अंदर से वो एक्सक्रीट भी हो जाती है, वो कुछ दोबारा वापस हो जाती है। और इसी तरह यूरोब्लिनोजन जो होती है, वो आगे स्टर्कोब्लिन फीकल जो हमारे पास एंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं, वो उसको स्टर्कोब्लिन में कन्वर्ट कर देते हैं, और वो आगे कलर देता है। सपोज ये वाली चीज अंदर आ ही नहीं रही, इसका मतलब हमारे पास फेसिस का जो कलर है वो पेल होंगे, एक चीज। और ये वाला जो ऊपर जा रही है किडनी के अंदर, हमारे पास जो हमने कहा था, जो अनकंजुगेटेड है, दैट इज लिपर soluble, कंजुगेटेड दैट इज वाटर स्लूबल। तो जो कंजुगेटेड वाटर स्लूबल है, वो यूरिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, इट बिकम्स द यूरिन डार्क, डार्क कलर का यूरिन हो जाएगा, डार्क कलर यूरिन हो जाएगा, और हमारे पास फेसिस जो हैं वो पेल हो जाएंगे वेन एवर देर इज पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एम आई क्लियर? ये क्लियर है? ओके, जब पोस्ट हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है, हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, द स्टूल, यस, स्टूल बिकम पेल, हमारे पास स्टूल पेल बन जाते हैं, और हमारे पास जो यूरिन है, डेट बिकम्स द डार्क इन कलर बिकॉज ऑफ इंक्रीज कॉन्जुकेटेड बिलिरुबिन उसके अंदर आ जाते हैं। ओके, ये हो गया। अच्छा, एक होता है रोटर सिंड्रोम और डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। ये क्या कंजुकेटेड बिलिरुबिन करवाते हैं या अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन करवाते हैं? कंजुगेटेड, ये बच्चों के अंदर होती है जिसमें कंजुगेटेड बिलीरुबिन करवाते हैं, लाइक जो कैनेलिकुलाई होते हैं ना पेटोसाइड्स के, वो कंजुगेटेड को बाय ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, वो अंदर उसके अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। सो दे बोथ काज द कंजुगेटेड, हमारे पास वो बिलीरुबिनीमिया करवा देते हैं, दैट इज कंजुगेटेड इन नेचर, ठीक है। बट एमआरआई के अंदर हम अगर डुबिन जॉनसन सिंड्रोम जो होता है ना, उसके अंदर हमारे पास इंक्रीज पिगमेंटेशन होती है, डार्क हो जाता है, बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स इसके अंदर डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है। सो एमआरआई के अंदर हमें पास डोबिन जॉनसन डार्क मिलता है। और जो रोटर्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास दैट इज नॉट डार्क, दैट इज ओनली द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये डार्क हो जाता है, डी फॉर डार्क, और आर फॉर रोटर सिंड्रोम के अंदर डार्क नहीं होता, बिकॉज ऑफ एपिनेफ्रिन मेटाबोलाइट्स डिपोजिशन इन द डोबिन जॉनसन सिंड्रोम। ओके, खैर, अब ये बात कर ली। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है स्टोन की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल कॉज द क्लेंजियोकार्सिनोमा, इन्फेक्शन पूछे तो कौन सा होगा? कौन सा होगा? इन्फेक्शन होगा तो कौन सा होगा? अभी बताया मैंने। नहीं नहीं, वो यूरिनरी ब्लैडर का होता है, स्किस्टोसोमा हेमाटोमी यूरिनरी ब्लैडर का होता है, जो कैंसर करवाता है। इसके अंदर क्लोनोर्किस साइनेंसिस होती हैं, सी फॉर हमारे पास कोलिस्टेसिस होती है, या जो भी क्लोनोर्किस साइनेंसिस होती हैं। अच्छा, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद हमारे पास अगर बाइल फ्लो नहीं जा रहा, इसके अंदर स्टोर हो रहा है लिवर के अंदर, उसको कहते हैं कोलिस्टेसिस, ठीक है, कोलिस्टेसिस। अब दो कंडीशन होती हैं, प्राइमरी बिलियरी कोलेंजाइटिस और
प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी बात कर लेता हूँ। अगर क्रोनिक, एक एमसीक्यूज आता है जिसके अंदर इसमें काज ऑफ कार्सिनोमा उसने पूछा हुआ, उसकी होती है क्रोनिक इरिटेशन। होता क्या है कि यहाँ पे अगर स्टोन हो गया, स्टेसिस होगी। स्टेसिस होने के बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन होती है। हमारे पास इंक्रीज प्रेशर होता है। डिस्ट्रोफिक डिस्ट्रोफ जो कि क्रोनिक इरिटेशन की वजह से करवाता है, और वो डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन करवा देता है। दैट लीड्स टू द कार्सिनोमा कंडीशंस, ठीक है। That's why we say the condition is chronic irritation instead of the stone, which is predisposing factor to the carcinoma. Okay. एक मैंने आपको कोलिस्टेसिस क्या होता है, व्हाट इज कोलिस्टेसिस अभी बताया। कोलिस्टेसिस क्या होता है? ओके, आप लोगों को समझ नहीं आ रही? अच्छा, स्टोन की समझ नहीं आई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टोन है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया उसने, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास गाल ब्लैडर की सिक्रीशन है वो नहीं होंगी, स्टेसिस होंगी वहाँ पे सिक्रीशन की। इंक्रीज प्रेशर करवाएगा, क्रोनिक इरिटेशन करवाएगा। यहाँ पे क्रोनिक इरिटेशन करवाने की वजह से हमारे पास डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन दैट लीड्स टू द कार्सिनोमा कंडीशंस। एम आई क्लियर? नो? predisposing factor for the carcinoma will be chronic irritations. Chronic irritation will be the first predisposing factor. ठीक है। स्टोन को प्रायोरिटाइज नहीं करना आपने। दैट इज क्रोनिक इरिटेशन होगी तो हमारे पास वो डिस्ट्रोफिक क्लासिफिकेशन होगी, क्लासिफिकेशन, और वो पोर्सलिन गाल ब्लैडर या हमारे पास जो गाल ब्लैडर का कैंसर करवाएगा। अच्छा, अब दो चीज़ें मैंने कोलिस्टेसिस की बात की है। नो बडी आंसर्स मी व्हाट इज कोलिस्टेसिस। कोलिस्टेसिस क्या होता है अभी मैंने बताया। अच्छा, हमारी जो बाइलरी ट्रैक है, यस, अकोमुलेशन ऑफ बाइल्स, जो हमारे एक्स्ट्रापैटिक सर्कुलेशन होती है, एक इंट्रापैटिक होती है, एक एक्स्ट्रा पैटिक होती है। अगर उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए बाइलरी ट्रैक की, इंट्रापैटिक एंड एक्स्ट्रापैटिक, तो हमारे पास उस कंडीशन को क्या कहते हैं? दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस। सख्त हो जाती हैं हमारी बाइलरी ट्रैक, ठीक है। बाइलरी ट्रैक सख्त हो जाती हैं और हमारे पास कोलिस्टेसिस होना शुरू हो जाती है। जो सिक्रीशन होती है वो लीवर के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एक होता है हमारे पास प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस। प्राइमरी बाइलरी सिरोसिस, ठीक है, जिसको प्राइमरी बाइलरी कोलेंजाइटिस भी कहते हैं। रिमेंबर, एंटी एम मिडिल एज वुमेन के अंदर, मिडिल एज वुमेन के अंदर एम जो प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस होती है उसके इंट्राहेपेटिक सिरोसिस ही हो रही होती है, नॉट एक्स्ट्राहेपेटिक, ठीक है। उसको प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, और ये ऑटोम्यून इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के साथ ये वाली एसोसिएटेड है। बी फॉर बावल, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है। दैट इज प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, जो कि इनसाइड होता है, ठीक है, जो अंदर होता है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। अच्छा, उसके बाद ये मिडल एज वुमेन के अंदर 3M आते हैं, मिडल एज वुमेन के अंदर होती है ये। और एंटी जो हमारे पास एंटीबॉडीज होती है, दैट इज एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज, ठीक है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ऑटोम्यून हेपेटाइटिस के अंदर कौन सी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है? ऑटोम्यून हेपेटाइटिस के अंदर एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज नहीं होती ऑटोम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी की पूछे या सिनेरियो दे दे उसमें प्लूराइटिस है, बहुत ज़्यादा प्लूराइटिस है, क्योंकि हमारे पास बाइल साल्ट की अकोमुलेशन होती है स्किन के अंदर, वो प्लूराइटिस करवाना शुरू करवा देता है। प्राइमरी बिलीस जो कोलेंजाइटिस है। तो मिडिल एज वुमेन की बात करेगा, मिडिल एज वुमेन हो, ठीक है, और उसके अंदर प्लूराइटिस की हिस्ट्री दे रहा है, तो प्राइमरी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस की होगी, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। और उसके अंदर हमारे पास ज़ैंथोमा फॉर्मेशन जिसके इचिंग वगैरह की हिस्ट्री हो, और उसमें एंटीबॉडीज़ अगर पूछे कौन सी होगी, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल, मिडिल एज वुमेन, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़। और हमारे पास इंक्रीज आईजीएम जो एंटीबॉडीज़ होती हैं 3M से, ये वाली 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, मिडिल एज वुमेन, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज़ एंड आईजीएम इंक्रीज इन द बॉडी, बिकॉज इट इज़ ऑटोम्यून डिजीज़। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, ऑटोम्यून डिजीज़ होती है, तो एंटीबॉडी कौन सी होती है? एम। और मिडिल एज वुमेन इन्वॉल्व होती है अलॉन्ग विद प्लूराइटिस हिस्ट्री के साथ। और इसी तरह अगर हमारे पास वो दूसरे वाला पूछे, प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस का पूछे, तो उसके अंदर हमारे पास कौन सी एंटीबॉडी होती है? दैट वुड बी
एक तो अनियन स्किन हो जाती है ना, उसमें सख्त हो जाती है, सख्त फाइब्रोसिस होती है, सिक्लेरोसिस से याद रखना सख्त हो जाती हैं, अनियन स्किन आ जाती है, अनियन स्किन ऐसे अनियन की तरह, ठीक है, अनियन स्किन हो जाती है। अच्छा, उसमें एंटीबॉडी कौन सी होती है, डेट इज पीएन का, पीएन का, यस पीएन का, पीएन का। ये क्या होता है, एंटी न्यूट्रोफिलिक, हमारे पास साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी, पीएन का, ठीक है, एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। सो हमारे पास अगर पियनका का पूछे पॉजिटिव किस में होता है, दैट इज प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस। अच्छा, सीएन का किस में पॉजिटिव होता है, वैगनर्स ग्रैनुलोमाटोसिस, जो कि हम उसके अंदर रीनर के अंदर हमने शायद नहीं पढ़ा अभी, ठीक है, वैगनर्स ग्रैनुलोमाटोसिस, ठीक है, सीएन का। अच्छा, अच्छा, पी और सीएन का जो होता है हमारे पास, वो दोनों किस में पॉजिटिव होते हैं, चर्क स्टार सिंड्रोम। चर्क स्टार सिंड्रोम ऐसा सिंड्रोम होता है जिसके अंदर सी एंड पीएन का दोनों होते हैं। यू नो, सीएन का कोई ऐसे याद रखना है, सी, सी फॉर सी। एक अमेरिका के अंदर वैगनर्स ग्रुप था, शायद आपको याद हो, जिसने अपनी हुकूमत को ही आंखें दिखा रहा था। तो सी एन का से मैंने ऐसे याद किया है, वैगनर्स वो आंखें दिखा रहा था, सी, सी फॉर सी एन का से वैगनर्स ग्रेनुलोमाटोसिस, ठीक है। और पी एन का में एक तो ये वाला आ गया, और दूसरे वाला हमारे पास कौन सा आता है, पैन भी आ जाता है, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, ठीक है, पोलीआर्थराइटिस नोडोजा, और सिरोलॉजी बी, सिरोलॉजी के अंदर भी आ जाता है। ओके, खैर, अच्छा, ये मैंने सी और पी एन का के बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया। और आगे बात करते हैं, ये वाला भी हो गया, अल्सर्स वगैरह भी बात कर लिए, ठीक है। अब एल एफ टीज़ की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, एल एफ टीज़ की, जॉन्डिस की भी बात कर ली, फिजियोलॉजिकल। अगर वो विद इन 24 आवर के अंदर अगर किसी को जॉन्डिस हो रहा है न्यूनेट को, वो फिजियोलॉजिकल होगा, पैथोलॉजिकल होगा, पैथोलॉजिकल होगा, ठीक है। आफ्टर 24 आवर वो क्या होगा, दैट मीन्स वुड बी फिजियोलॉजिकल, यस। एक एक मुझे ये बताएं, जो ब्रेस्ट मिल्क एसोसिएटेड होता है, ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये फिजियोलॉजिकल होते हैं, पैथोलॉजिकल होते हैं, दैट इज फिजियोलॉजिकल, ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस जो होता है, दैट इज अर्ली ऑनसेट होता है उसका। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वाला होता है, एक ब्रेस्ट मिल्क मिल्क वाला होता है। जो मिल्क वाला होता है वो देर से होता है, फीडिंग वाला अर्ली होता है, ठीक है। इसी तरह ठीक है, दोनों के अंदर ट्रीटमेंट यही करना होता है हमने कि इंकरेज करना है इंक्रीज ब्रेस्ट फीडिंग। अच्छा, ये ए एस टी और ए एल टी का थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें, हेपेटाइटिस की भी मैं बात करूंगा अभी। हेपेटाइटिस में कौन कौन से होते हैं हमारे पास, बॉडी के अंदर कौन से प्रेजेंट होते हैं, और ए एस टी एंड ए एल टी वगैरह। अच्छा, हमारे पास ए एल टी और ए एस टी, रिमेंबर, हमारे पास स्पेसिफिकली मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द लीवर डैमेज को कौन इंडिकेट करता है, मोस्ट स्पेसिफिक फॉर द लीवर डैमेज, ए एल टी, ठीक है, ए। और ए एल टी का दूसरा नाम क्या होता है, यस, एस जी पी टी, ग्रेट, एस जी पी टी, ठीक है, इसका दूसरा नाम होता है। और इसका ए एस टी का दूसरा नाम क्या होता है, एस गोट, एस गोट, एस गोट। अच्छा, मैं ये याद भी करवाऊंगा, कैसे याद करता हूँ मैं। अच्छा, हमारे पास स्पेसिफिकली लीवर इंजरी के बारे में पूछे, दैट विल बी हमारे पास ए एल टी विल बी द रेस्ड। अच्छा, जस्ट अ मिनट, ओके फाइन। लीवर इंजरी के अंदर सबसे पहले कौन सा होगा, दैट वाज ए एल टी, ठीक है। अक्यूट वायरल इन्फेक्शन के अंदर जो स्पेसिफिकली लीवर इंजरी होगी, उसके अंदर ये वाला इंक्रीज होगा। इसी तरह अक्यूट अगर हकीम मेडिकेशन दे रहा, कोई हकीम मेडिकेशन अक्यूट, उसके अंदर भी ए एल टी इंक्रीज करेगा, ठीक है। और अगर क्रोनिक हमारे पास लीवर डैमेज है ड्यू टू हकीम मेडिकेशन, उसके अंदर ए एस टी होता है, ठीक है। दीज आर द ट्रांसअमाइनेजेस ना, ट्रांसअमाइनेजेस। तो इसकी ट्रांसअमाइनेशन के अंदर कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है, विटामिन बी सिक्स, ठीक है। ट्रांसअमाइनेजेशन ऑफ द ए एल टी एंड ए एस टी, सी पी एस भी पूछता है ये वाला, दैट इज बी सिक्स, पाइरिडोक्सिन, आई थिंक सो। और टीबी के अंदर हमारे पास जो कौन सी डिक्रीज होता है विटामिन, और वो किसकी होता है,
आइसोनियाजिड की वजह से, आइसोनियाजिड की वजह से। और विटामिन B6 इज आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसमाइनाइजेशन ऑफ ALT एंड AST, ठीक है। ALT इज द स्पेसिफिक हार्मोन जो एंजाइम है लिवर का, और अक्यूट हकीम मेडिकेशन के अंदर ये इंक्रीज होता है, और स्पेसिफिकली लिवर डैमेज को इंडिकेट करता है। AST इज नो स्पेसिफिक, ठीक है। ये हमारे पास स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल में भी प्रेजेंट होते हैं, स्केलेटल एंड कार्डिक मसल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी तरह, बट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज स्पेसिफिक फॉर AST, AST और ALT रेशो के अंदर, दैट इज एज फॉर, यस एज, मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, दैट इज एज फॉर सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। सेक्सुअल डिजायर का हमें बढ़ा देता है, दैट इज अल्कोहल। जब हम अल्कोहल पीते हैं, दैट इज इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, ठीक है। फॉर सेक्सुअल डिजायर से एस AST, और इसी तरह एस गोट, ठीक है। एस गोट, एस हासिल किया हमने, सेक्सुअल डिजायर एस गोट, दैट हो यू कैन रिमेंबर अल्कोहल एसोसिएशन विद, इसका पुराना नाम जो होता है एस गोट, और जो दूसरा होगा SGPT। अक्सर हम दोनों को मिक्स कर देते हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो है ना मिक्स कर देते हैं। सो ये वाला अल्कोहल, सेक्सुअल डिजायर, AST एंड एस गोट, ठीक है। एस हमने हासिल किया, GOT गोट हासिल किया, ओके। अल्कोहल के अंदर 2:1 हो जाती है, AST विल बी हाईली इंक्रीज एज कम्पेयर टू द ALT, ठीक है। AST ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सो इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द स्केलेटल एंड कार्डिक मसल, नो स्पेसिफिक मार्कर होगा। अच्छा, अगर हमारे पास लिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द लिवर डिजीज, लिवर डिजीज को कौन सी इंडिकेट करेगा, PTT या हमारे पास INR, कौन सा होगा, कौन सा होगा इन तीनों में से? यस, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इज यूज फॉर द लिवर डिजीज, लिवर डिजीज के लिए प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम यूज करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास मार्कर पूछे, सो दैट विल बी ALT, विल बी मोर स्पेसिफिकली, ठीक है, एंड AST बोथ, ठीक है। अच्छा, दूसरी बारी आ जाती है हमारे पास ALT एंड GGT की, alkaline phosphatase, alanine transaminase, and aspartate transaminase, alanine phosphate, and gamma glutamyl transferase, अच्छा, ट्रांसमाइनेस, gamma glutamyl transminase। अच्छा, इसके अंदर ALP ए स्पेसिफिकली एंड GGT, ये दोनों जो होते हैं ना, जो बिलियरी ट्रैक हम पढ़ रहे थे ना, ये उनके मार्कर्स होते हैं, उनकी लाइनिंग से आते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास डैमेज हो जाए, जैसे हमने प्राइमरी बिलियरी स्क्लेरोसिस और एक्स्ट्रापेटिक जो बाइली ट्रैक है डैमेज हुआ है ड्यू टू पेंक्रियाटिक कैंसर की वजह से भी हो सकता है, या ये हमारे पास ऑटोम्यून कंडीशन जो मिडिल एज की वुमेन के अंदर होती है, जिसको हम प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस कहते हैं, उसके अंदर, तो ये वाले दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों, फॉर एग्जांपल सिंपली हमारे पास ALP इंक्रीज हो रहा है, इट में इंडिकेट एक्स्ट्रापेटिक बिलियरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट। अगर GGT भी इंक्रीज हो जाए, इसका मतलब दैट इज डेफिनेटिव ऑफ एक्स्ट्रापेटिक हेपेटिक बिली ट्रैक और या इंट्रापेटिक बिली ट्रैक इन्वॉल्वमेंट। प्रेगनेंसी के अंदर अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मार्कर, वो कौन सा होगा? GGT विल बी द बेस्ट मार्कर इन द प्रेगनेंसी, ठीक है। होएवर, द प्लेसेंटा से बोन से ALP रिलीज होता है, अगर केवल ALP रिलीज हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक बिली ट्रैक या इंट्राहेपेटिक बिली ट्रैक इन्वॉल्वमेंट है। उसका मतलब ये भी होता है पेजेट डिजीज हो सकती है, बोन की प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसके अंदर, ओके, इसका मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो ALP और GGT है, ALP एंड GGT आर द स्पेसिफिक फॉर हमारे पास एक्स्ट्रा हेपेटिक जो बिलियरी ट्रैक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रैक है या इंट्रा हेपेटिक बिलियरी ट्रैक, जितनी भी बिलियरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन होती हैं उनके अंदर ये दोनों रेज्ड हो जाते हैं, ठीक है। ये जो ALP है इज नॉन स्पेसिफिक मार्कर ऑफ बिलियरी ट्रैक, GGT इज द स्पेसिफिक मार्कर ऑफ द बिलियरी ट्रैक एंड आल्सो इन द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के अंदर भी ये स्पेसिफिक होता है। अगर केवल ALP रेज है, इसका मतलब है बिलियरी ट्रैक भी इन्वॉल्व हो सकती है, या बोन और प्लेसेंटा भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, या तो प्रेग्नेंट है वुमेन, या तो बोन की पेजियर डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, या मेटास्टेसिस है बोन को, जिसकी वजह से ALP इंक्रीज है। अगर GGT भी इसके साथ इंक्रीज है, तो दैट विल बी डेफिनेटिव बिलियरी ट्रैक इन्वॉल्व है, एक्स्ट्रापैटिक या इंट्रापैटिक बिलियरी ट्रैक। एम आई क्लियर नो डॉक्टर साहिबा? ओके, थैंक यू फॉर गिविंग मी हार्ट, ओके, एंड आल्सो द थंब अप। ओके, ये दोनों क्लियर हो गए हमारे पास, GGT और ALP हमारे पास दोनों हो गए। ठीक है। यहाँ पे अल्कोहल यूज के साथ आपने वही याद रखना है, दैट इज AST, ठीक है, AST एसोसिएशन होती है।
अच्छा ये भी हो गया, ट्यूमर मार्कर भी हो गए। अच्छा, ट्यूमर्स रह गए, ट्यूमर्स लीवर के। ओह कितना गन बचा दिया मैंने। मेरी ड्राइंग। अच्छा ये थोड़ा सा बात कर ले, मैंने कहा था आपको मैं कल हेपेटिक लोब्यूल का स्ट्रक्चर दिखा दूंगा। दिस इज हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है, सेंट्रल में सेंट्रल हेपेटिक वेन है। सेंट्रल हेपेटिक वेन है सेंट्रल में अंदर। और यहाँ पे पोर्टल ट्राइएड है जिसके अंदर बाइल डक्ट होती है एक चीज, पोर्टल वेन होती है, हेपेटिक आर्टरी। कौन सी हेपेटिक आर्टरी होगी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी या प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर उषा, डॉक्टर उषा कॉमन होगी। मैंने आपको कहा था ये फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास एब्डोमिनल अयोटा है, इसके अंदर से सीली ट्रंक निकल रही है, इसमें से एक निकलती है हमारे पास कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अच्छा कोई और है, ठीक है ठीक है, कॉमन हेपेटिक डॉक्टर नूर है आई थिंक सो। कॉमन हेपेटिक आर्टरी, और यहाँ से गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी निकली थी। गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी निकलने के बाद, यस डॉक्टर नूर, और ये बन जाती है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर, ये हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर। और इसी हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर से हमारे पास ये जो हमारे पास राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इधर से निकल रही थी, और ये ही जाती है हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर यहाँ पे। ठीक है, और इसी को हम राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी में डिवाइड होती है। और राइट हेपेटिक आर्टरी से हमारे पास सिस्टिक आर्टरी निकलती है जो कि गाल ब्लैडर को देती है। ठीक है, ओके ये पोर्टर ट्राइएट होता है। फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपेटिक लोब्यूल और एसिनाई। ओके, एनीबॉडी एल्स? ओके, द फंक्शनल यूनिट शुड बी प्रायोरिटाइज आप कीजिएगा डिफरेंट बुक्स में, आई नो हेपेटिक लोब्यूल में लिखा हुआ है। जब आप डिफरेंट बुक्स देखेंगे उसने एसिनस को भी प्रेफर किया हुआ है। मोस्ट बुक्स ने एसिनस को प्रेफर किया हुआ है। ठीक है, हेपेटिक एसिनस आई थिंक सो फर्स्ट ईयर में हेपेटिक लोब्यूल है। दूसरी बुक्स में भी आप स्टडी करेंगे वहाँ पे हेपेटिक एसिनस इज द फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिक यूनिट इज हेपेटिक लोब्यूल, राइट? स्ट्रक्चरल एंड एनाटॉमिकल यूनिट इज हेपेटिक लोब्यूल। ठीक है डॉक्टर साहिबा? ओके फाइन, ये हो गया, वो हो गया। और हम बात करते हैं लीवर की। लीवर की हम ट्यूमर्स की बात कर लेते हैं। मेकिंग ट्यूमर्स, कौन कौन से ट्यूमर हो सकते हैं लीवर के अंदर? हेपेटोसेल हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है, एचसीसी, एडिनोमा हो सकता है, हेपेटिक एडिनोमा जो कहते हैं हम, एडिनोमा। ठीक है, एडिनोमा हो सकता है। ओके, जस्ट ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम बात करेंगे। और थोड़ा सा पोलिप्स का कल बात कर लेंगे। और तीसरा हो सकता है एंजियोसार्कोमा। एंजियोसार्कोमा, एंजियोसार्कोमा, ठीक है। एंजियो एंजियोसार्कोमा, सार्कोमा, एंजियोसार्कोमा। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हमारे पास किस वजह से होता है? हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। ओके, अच्छा थैंक यू फॉर, हम हेपेटाइटिस की हमने बात नहीं की। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, ओके ये दो तीन पॉइंट्स इसके आते हैं, मैं डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, अच्छा अभी मैं हेपेटाइटिस वायरस की बात नहीं करते हैं, एफ्लाटॉक्सिन की वजह से होता है। एफ्लाटॉक्सिन्स, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एफ्लाटॉक्सिन्स। अच्छा जो आप बात कर रहे थे ना हेपेटाइटिस बी, बी एंड सी दोनों कैन काज द हमारे पास कार्सिनोमा करवा सकते हैं। अगर वो वर्ल्ड वाइड पूछे, वर्ल्ड वाइड पूछे दैट विल बी हेपेटाइटिस बी। पाकिस्तान के पूछे दैट विल बी हेपेटाइटिस सी। ठीक है, वर्ल्ड वाइड विल बी द हेपेटाइटिस बी, पाकिस्तान में पूछे हेपेटाइटिस सी। ठीक है, अगर पूछे बोथ का पूछे दोनों कौन से हैं, बी एंड सी दोनों। ठीक है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। फार्मर्स के अंदर एक्सपोजर किस चीज़ का होगा जिसकी वजह से उसका हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाएगा? एफ्लाटॉक्सिन। मार्कर क्या होगा, जैसे हमने पेंक्रियाज का पढ़ा था, पेंक्रियाज का मार्कर क्या होता है कार्सिनोमा का? सी ए नहीं, पेंक्रियाज का CA 19-9। ठीक है, इसका होता है अल्फा फीटोप्रोटीन, अल्फा फीटोप्रोटीन। अच्छा अल्फा फीटोप्रोटीन और किसका मार्कर होता है, किसमें इंक्रीज कर जाता है? डाउन्स या
न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स, यस। अल्फा फीटोप्रोटीन न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स के अंदर, ठीक है। जब हम क्वाड्रुपल और ट्रिपल स्क्रीनिंग पढ़ेंगे ना, उसके अंदर मैं आपको सारे बताऊंगा कैसे कैसे करने हैं, बट थोड़ा सा लिंक के लिए अभी अपने दिमाग में रखें, ठीक है। न्यूरोट्यूब डिफेक्ट के अंदर भी होता है, एंड पेटोसेलुलर कार्सिनोमा में के अंदर भी होता है। एडिनोमा, एडिनोमा किसके अंदर होता है? जो लो डोज ओरो कंट्रासेप्टिव पिल्स लेती है ना, लो डोज ओरो कंट्रासेप्टिव पिल्स, एस्ट्रोजन बेस्ड, स्पेशली द एस्ट्रोजन बेस्ड, उनके अंदर एडिनोमा होता है, पैटिक एडिनोमा। या तो फिर वो जो स्टीराइड्स लेती हैं हमारे पास, एंड्रोजेंस लेती हैं, जो एंड्रोजेंस, ठीक है, जो एंड्रोजेंस वगैरह लेती हैं वुमेन्स, उनके अंदर एडिनोमा होता है। अच्छा, एंजियोसार्कोमा का बड़ा कंफ्यूज करते हैं दो चीज़ों के अंदर। एक तो वो प्लास्टिक वर्कर के अंदर दे देता है, प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर के अंदर, और एक फार्मर का दे देता है, ठीक है, फार्मर का। एक तो हमें पता है ना, फार्मर के अंदर अगर एफ्लाटॉक्सिन एक्सपो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की बात करेगा, तो वो एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर की वजह से होगा। अगर फार्मर की बात कर रहा है और हेपेटिक एंजियोसार्कोमा की बात कर रहा है, तो फिर किसकी वजह से होगा? आर्सेनिक, ग्रेट, डॉक्टर अरूसा, ग्रेट, दैट विल बी द आर्सेनिक एक्सपोजर, ठीक है, आर्सेनिक होगा, आर्सेनिक। अगर प्लास्टिक वर्कर की बात कर रहा है, फैक्ट्री वर्कर की बात कर रहा है, और एंजियोसार्कोमा की बात कर रहा है ऑफ द लिवर, तो फिर क्या होगा? विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, ठीक है, विनाइल क्लोराइड। ओके, ये चीज़ें होगी हमारे पास, ये वाला हो गया। थोड़ा सा हेपेटाइटिस की बात करते हैं, हेपेटाइटिस की, फिर हम एमसीक्यूज करेंगे। ओके, यस डॉक्टर अरसलान, यस डॉक्टर अरसलान, यू हैव रेज योर हैंड, यस। ओके, आपने कुछ पूछना है या वैसे गलती से हो गया डॉक्टर अरसलान? ओके फाइन, देन इट इज मिस्टेकन। ओके, आप लोगों को समझ आ रही है? प्लीज लेट मी नो। ओके फाइन, ग्रेट। ये तीन चार चार लोग ही हैं, बाकी तो आई डोंट नो क्या सोच रहे हैं, कौन से ख्वाबों में हैं, कौन से उनके एक्स फैक्टर्स हैं जिनके साथ वो परेशान हैं। खैर, सारी दुनिया में रह जाने हैं, ठीक है, कब्र में जाना है सारों ने, मैंने भी, आपने भी। अच्छा, गैस्ट्रोड्यूडिनल, किसी ने अपना नाम ही गैस्ट्रोड्यूडिनल रखा है, इतना इंप्रेस हो गया मेरे लेक्चर से, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडिनल रखा है, वाह। अभी फिर कल से जो है ना, डॉक्टर नूर ने भी स्प्लेनिक वेन रखना है, स्प्लेनिक आर्टरी रख लेना है। ओके, खैर, ओके, जोक्स आर पार्ट एंड फ्री टू मेक यू पीपल रिफ्रेश। ओके, अगेन हेपेटाइटिस की बात करते हैं थोड़ा सा। हमारे पास कौन से हेपेटाइटिस होंगे लीवर के अंदर, जो कि फीको ओरल की वजह से होते हैं? फीको ओरल रूट, ए एंड, ए एंड ई, प्लीज मेंबर, ये ना इसमें से एक एमसीक्यूज आता है, आपने वर्ड्स को मेरे गौर करना है, ठीक है, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट करवाऊंगा। ए एंड ई, अच्छा, अगर पिग्स की वजह से कौन सा होगा? ई, पिग्स की वजह से ही होता है, ये मैट्रिक में भी पढ़ते होते थे। मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस वर्ल्ड वाइड या ओवरऑल? ए, ए, मोस्ट कॉमन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट कॉमन। यस, अगर पेट्रोसेलुलर कार्सिनोमा के वाले से पूछेगा फिर आना है बी, ठीक है, पेट्रोसेलुलर कार्सिनोमा वर्ल्ड वाइड, फिर आएगा बी, ठीक है। अगर हेपेटाइटिस की बात करता है, दैट दैट इज ए। अच्छा, मोस्ट लिथल इन प्रेगनेंसी? ओके, ओके, देखें, दैट इज ई, ठीक है, ई। अच्छा, मैं अभी बात करता हूँ आपको ना दो तीन चीजें। अगर हमारे पास लिथल की बात करते हैं ना, मोस्ट लिथल या मोस्ट लेडली, डेडली, जस्ट ओनली प्रेगनेंसी का उसने बात नहीं की, दैट विल बी, हमारे पास डी आएगा फिर, डेडली, लिथल, उसने प्रेगनेंसी की कोई बात नहीं की, लिथल और डेडली, वाइटामिन, वाइटामिन कहते हैं हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस डी, सॉरी डी। अच्छा, उसके बाद अगर लिथल इन प्रेगनेंसी का वर्ड ऐड कर दे वो प्रेगनेंसी के अंदर, दैट विल बिकम्स द हेपेटाइटिस ई। या अगर वो बात करे, इफ
देखता हूँ आप में से कितने कॉमन है, कितने कॉमन सेंस लोगों के अंदर। इफ अ प्रेग्नेंट वुमन visited to the remote area and she presented with a hepatitis, uh, which is common in pregnancy, कौन सा होगा? That will be the A. A. Yes, Dr. Rusa is great. ठीक है, that will be A. Why? Again, द हेपेटाइटिस ए इज कॉमन। ठीक है, उसने कॉमन का पूछा है। अगर वो ये जस्ट यही पूछे कि उसने विजिट किया रिमोट एरिया को और फिर उसको हेपेटाइटिस हो गया, दैट विल बी द ई। रिमोट एरिया में विजिट करने के बाद हेपेटाइटिस हो गया, दैट इज ए ई। ठीक है, अगर कॉमनली का पूछे विच इज कॉमन इन प्रेगनेंसी, अगेन वर्ल्ड वाइड हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन, दैट इज ए। अगर वो प्रेग्नेंट है नहीं है, रिमोट एरिया में विजिट किया नहीं किया, ठीक है, ए वाइटामिन हेपेटाइटिस ए इज कॉमन, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर वो जस्ट ओनली बात की है उसने सेंटेंस के अंदर कि दा का सेंटेंस यूज किया है कि द प्रेग्नेंट वुमेन, जिसने उसने बात की होगी कि वो विजिट किया रिमोट एरिया में और उसने द प्रेग्नेंट वुमेन, द का मतलब अगर हम ग्रामर में देखें तो जो पीछे उसने हिस्ट्री बयान की गई है, ठीक है, द जो पीछे हिस्ट्री बयान किया है, फिर अगेन आप हेपेटाइटिस ई लिखेंगे। ठीक है, ई लिखेंगे। दा का मतलब यही होता है कि पीछे जो जिसकी तरफ पॉइंट किया जा रहा है, इशारा किया जा रहा है, जो बयान किया है। अगर आ प्रेग्नेंट का वर्ड वो यूज करे, आ प्रेग्नेंट, इसका मतलब होता है कि न्यू प्रेगनेंसी की बात कर रहा है वो पीछे वाले की बात नहीं कर रहा। ठीक है, एम आर यू पीपल गेटिंग मी? ये थोड़े से ग्रामेटिक रूल हैं, थोड़े से जो सेंटेंस को भी आपने देखना है। अगर आ प्रेग्नेंट का बात बात करेगा, ओके, द एंड आ का बात कर रहा था कि अगर सेंटेंस के अंदर वो पूछता है फॉर एग्जाम्पल इफ अ प्रेग्नेंट वुमन विजिट रिमोट एरिया, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेपेटाइटिस वुड प्रेजेंट इन द प्रेग्नेंट वुमेन, उसके बाद लिखे। ठीक है, उसका मतलब ये है कि दा का मतलब ये होता है कि पीछे जिसको उसने बयान किया गया है उसकी तरफ इशारा कर रहा है, वो दा प्रेग्नेंट होती है। जो स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वो दा होता है। अगर हम किसी ऐसी चीज़ जिसके अनगिनत चीज़ें हों या न्यू चीज़ हम किसी सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हों, उसके अंदर आ लिखते हैं, आ प्रेग्नेंट वूमेन। ठीक है, कि एक नई प्रेग्नेंट वूमेन है, न्यू है, वो वाली बात नहीं कर रहा जो प्रीवियस की उसने हिस्ट्री बयान की है। सो ये थोड़ा सा ना, जो आपके नर्स के टेस्ट होते हैं उसके अंदर ये वाले ग्रामर के रूल भी वो यूज़ करता होता है। आई पर्सनली फील दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स, ग्रामेटिक थिंग्स। ठीक है, सो ये बस मैं थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट को आपने कैसे पढ़ना है थोड़ा सा ग्रेस्प करना है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अपने आंसर की तरफ। कॉमन का पूछे प्रेगनेंसी के अंदर हिस्ट्री दे रहा है रिमोट की या इधर उधर की, अगेन हेपेटाइटिस ए। अगर वो जनरली पूछ रहा है उस वुमन के बारे में तो दैट विल बी द हेपेटाइटिस ई। ठीक है, एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट सभी को? आप ओके फाइन। अगर हमारे पास ये पूछे कि मोस्ट लिथल आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कौन सा होगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यस, दैट विल बी द साइटोमेगालोवायरस, साइटोमेगालोवायरस। उसके बाद फिर कौन सा होगा? बी, बी एंड सी। ठीक है, साइटोमेगालोवायरस मोस्ट लिथल आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, मोस्ट कॉमनली आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कौन सा होता है? कॉमन, कॉमन के अंदर बी, बी एंड सी। ठीक है, मोस्ट कॉमन आफ्टर सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल सेक्सुअल एक्टिविटी वुमन, बी। बुरे कामों के अंदर, बुरे कामों के अंदर बी याद रखिए, बुरे कामों के अंदर बी एंड सी। ठीक है, इसी तरह पेटोसेलो कार्सिनोमा के अंदर बी सी। अगर वो वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा है, पाकिस्तान की बात कर रहा है तो सी। ठीक है, पाकिस्तान की सी। लिथल आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन या लिथल आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन के बाद कौन सा होगा? किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद मोस्ट लिथल कौन सा होगा? ओके, यस, अगेन साइटोमेगालोवायरस। अगर साइटोमेगालो, एक एमसीक्यूज ये भी आएगा जिसके अंदर साइटोमेगालोवायरस उसने दिया ही नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर क्या होगा? पोलियोमा, पोलियोमा।
पोलियोमा, ठीक है, पोलियोमा, दैट विल बी द पोलियोमा। ओके, अगर साइटोमेगालो वायरस नहीं है तो पोलियोमा होगा। ओके, ग्रेट हो गया। अच्छा, नेक्ड वायरस कौन से होंगे? नेक्ड वायरस कौन से होंगे? नंगे नंगे वायरस। ए एंड ई। एक एक बच्चा है, उसने छोले खाए हैं दुकान से, उसके बाद उसको अगर हेपेटाइटिस हुआ है तो कौन सा होगा? ए मोस्ट कॉमन भी यही है, फिको और रूट गंदे गुंदे हाथों में से ये स्प्रेड करता है, तो ये ए ही होगा मोस्ट कॉमन। दोनों में से अगर चूज करना हो तो ए चूज करेंगे। अगर उसने एक दिया तो वो इजीली सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब थोड़े से एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। जस्ट अ मिनट। अच्छा, हमारे पास जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है टंग के अंदर, उसके अंदर कौन सा वायरस इन्वॉल्व होता है? हेरी ल्यूकोप्लेकिया ऑफ टंग, टंग है ये। एप्स्टर्न बार वायरस। एप्स्टर्न बार वायरस, ठीक है, एप्स्टर्न बार वायरस का बड़ा आता है। और ये ओरोफ्रेंजियल कार्सिनोमा करवाता है, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा करवाता है? नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा। नेज़ोफेरिंजियल कार्सिनोमा। अच्छा, जो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है ना, इसके अंदर हमारे पास एप्स्टर्न बार वायरस का इन्फेक्शन होता है। जब एचआईवी का पेशेंट होता है ना, उसके अंदर हमारे पास CD4 सेल काउंट लेस देन 500 हो जाते हैं, तो एप्स्टर्न बार वायरस की वजह से हमारे पास हेरी ल्यूकोप्लेकिया होता है। सो इनडायरेक्टली वो एचआईवी के अंदर भी पूछ लेता है। वो एप्स्टर्न बार वायरस की ऑप्शन नहीं देता। हेरी ल्यूकोप्लेकिया इज प्रेजेंट इन एचआईवी, एचआईवी के अंदर। एचआईवी के अंदर डायरिया कौन करवाता है? क्रिप्टोस्पोरिडियम। क्रिप्टोस्पोरिडियम, ठीक है। अगर मेनिंजाइटिस का पूछे तो क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस वो होता है जो मेनिंजाइटिस कहता है। जो स्पोर निकल रहे हैं ना, स्पोर, वो डायरिया होता है। क्रिप्टोस्पोरिडियम। ओके। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम ना थोड़े एमसीक्यूज की तरफ आते हैं। बहुत हो गया अब, बाकी हम कल देखेंगे। ओके, टाइम क्या हो गया? ओके, जस्ट एमसीक्यूज किधर गए? ये। अच्छा, ये एक याद रखने पॉइंट कि जो हमारे पास, मैं ये ना चागास डिजीज एंड कंजेनिटल मेगाकोलन अफेक्ट्स मस्कुलरिस एक्सटर्ना, ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, मस्कुलरिस एक्सटर्ना को अफेक्ट करता है। ये वाला पुलिस कल बात करेंगे इस पे। अच्छा, सो अब ये आप लोगों ने बताना है। अ पेशेंट हैविंग टोटल टोटल एंटी बी सी कोर जो है रेक्टिव है, एम नेगेटिव है, सरफेस एंटीजन। व्हाट इज डायग्नोसिस? ये कौन गाने गा रहा है बीच में? डॉक्टर साहब, आप एट द एंड आपको मैं पूरा मौका दूंगा गाने सुनाने का, ठीक है? मैं ज़रूर सुनूंगा। आपकी अगर आवाज़ सुरीली है तो इंशाल्लाह ज़रूर, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह भी करूंगा साथ में। ओके, खैर, व्हाट विल बी द ऑप्शन हियर? ओके, डॉक्टर तहरीम, आर यू देयर? डॉक्टर तहरीम, कैन यू प्लीज टेल मी, इंटरप्रिटेट करें इसको मेरे साथ। क्या इंटरप्रिटेट कैसे करेंगे आप? एंटी हेपेटाइटिस कोर रिएक्टिव है, इसका क्या मतलब है? पॉजिटिव है, और मतलब क्या इंटरप्रिटेट करते हो इससे? इंटरप्रिटेशन क्या है? नहीं डॉक्टर साहब, आपने तो वो कर दिया। क्या? एंटी हेपेटाइटिस कोर एंटीबॉडीज की बात कर रहा है, वो पॉजिटिव है। इसका क्या मतलब हो रहा है? रिकवरी की तरफ जा रहा है डॉक्टर? क्या चीज? कोर, सी है, सी। सी है ये। यस, यू आर राइट डॉक्टर बख्तर। डॉक्टर तहरीम, व्हाई यू आर म्यूटिंग योरसेल्फ? प्लीज इंटरप्रिटेट विद मी। डॉक्टर तहरीम, अगर आपको समझ नहीं आती, आई विल करेक्ट यू। डॉक्टर तहरीम, आप ये इसके एंटी हेपेटाइटिस को रिएक्टिव है, इसका क्या मतलब होता है?
जी, जी, जो कोर एंटीबॉडीज़ हैं वो पॉज़िटिव हैं, इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ? उसको हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, जब कोर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए, उसके बाद ये कोर एंटीबॉडीज़ हमेशा पॉज़िटिव रहती है, ठीक है? ठीक है डॉक्टर तहरीन? जी, जी। हुँ, रिकवर्ड कैसे कहेंगे आप? डॉक्टर डॉक्टर रुस्ता कैसे कहेंगे मुझे ये बता दें? हुँ, नहीं, नहीं, कैसे खत्म हो गया? उसने आईजीजी हमें आईजीजी उसने दिया है कि नेगेटिव है? तो नेगेटिव है, इसका मतलब आईजीजी भी नेगेटिव होगा? हुँ, हुँ। इम्यूनाइज़्ड हो गया या रिकवरी यस। जी, जी। एक्स जी, जी। जी, जी। नहीं, पास्ट एक्सपोज़र का मतलब ये है कि उसको पास्ट में इन्फेक्टेड हुआ है, ठीक है? अभी वो रिकवरी और इम्यूनाइज़्ड की तरफ ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए। अभी इसका मतलब ये है कि इन्फेक्शन है या नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, इस डेटा के मुताबिक क्या हम अख़ज़ करते हैं वो हमने बताना है। अगर उसने सरफ़ेस एंटीबॉडीज़ हमें दे देता हेपेटाइटिस बी सरफ़ेस एंटीबॉडीज़ उसकी इन्फॉर्मेशन देता तब हम कह सकते थे आइदर इट इज़ रिकवरी और नॉट। ठीक है डॉक्टर साहिबा? अभी उसने वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। इस डेटा के मुताबिक हमने इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है दैट विल बी द पास्ट एक्सपोज़र ठीक है? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ इन्फेक्टेड हुआ है। नहीं, रिकवरी के अंदर हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडीज़ पॉज़िटिव हो जाती है रिकवरी के अंदर, ठीक है? सरफेस एंटीजन वो नेगेटिव होती है। एम आई क्लियर डॉक्टर साहिबा? अभी भी आप लोगों को मसला है इन सीरोलॉजी मार्कर के अंदर हालाँकि मैं आई थिंक सो मैंने बड़े अच्छे तरीके से समझाया। अगर किसी को मसला है प्लीज़ लेट मी नो। डॉक्टर तहरीन ओके, आई डोंट नो पहले तो स्टूडेंट्स चलें मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, अगर किसी को मसला है प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है? यहाँ पे पास एक्सपोज़र होगा। ओके, अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हेपेटाइटिस वायरल मार्कर नेगेटिव, ठीक है? हम 12-10 तक करेंगे उसके बाद हम डिसमिस कर देंगे क्लास। डॉक्टर तरीन काइंडली लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम्स हो आप मुझे प्लीज़ करें, चुप करके बैठे रहने का फ़ायदा नहीं है। ओके फाइन हमारे पास ये है अच्छा विल्सन डिजीज़ के बारे में हमने नहीं पढ़ा देयर इज़ एब्नॉर्मेलिटी इन द हमारे पास कॉपर मेटाबॉलिज्म की एब्नॉर्मेलिटी होती है डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है इन द लिवर एंड आल्सो इन द बेसमेंट और डेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्निया तो उसको यहाँ पे कैज़र फ्लेकर रिंग्स जिनको कहते हैं दैट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड द हमारे पास एब्नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ कॉपर विल्सन डिजीज़ और हमारे पास विल्सन डिजीज़ का अगर गोल्ड स्टैंडर्ड और बेस्ट पूछे दैट विल बी द लिवर बायोप्सी और अगर डायग्नोस्टिक पूछे तो 24 और यूरिनरी कॉपर फर्स्ट प्रायोरिटी होगा और सीरम सेरुलोप्लाज्मिन विल बी द सेकंड प्रायोरिटी ठीक है यूरिनरी कॉपर 24 और यूरिनरी कॉपर शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी और ये सीरम सेरुलोप्लाज्मिन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा यस Yes, decrease हो जाता है. Okay, fine. Which what is cause of fatty liver? Okay, why you people are not giving me answer or interact क्यों नहीं कर रहे आप लोग? मुझे ये समझ नहीं आ रही अभी तक. या तो मेरी समझ नहीं आ रही या आप लोगों को समझ नहीं आ रही या आता नहीं है. Please let me know. फिर बोलते क्यों नहीं है? आता नहीं है. ओके ठीक है. फिर ठीक है. अच्छा समझ आ रही है आता नहीं है. फिर ठीक है. अच्छा व्हाट इज़ द कॉज़ ऑफ फैटी लिवर इन आवर कंट्री? अच्छा, फैटी लीवर के बारे में मैंने बात नहीं की। यू नो गैस्ट्रो जो
पैथोलॉजी क्वाइट वास्ट, क्वाइट वास्ट। अभी मैंने बहुत से टॉपिक नहीं आपको पढ़ाए। आई वांट कि मैं कुछ इसके साथ ही कोरिलेट कर दूं चीज़ों को। अच्छा, काज ऑफ फैटी लिवर क्या होगा? हमारे पास अगर बात करें, दैट विल बी द स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन इन आवर कंट्री। ओके, रिमेंबर, यहाँ पे स्टारवेशन कैसे, दैट इज पॉइंटिंग टुवर्ड द मेल न्यूट्रिशन। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की तरफ जा रहा है। तो ख्वाशिक और मेरास्मस। ठीक है, तो फैटी लिवर किसके अंदर आता था? ख्वाशिरकर, ख्वाशिरकर के अंदर। ठीक है, ख्वाशिर के अंदर। सो द फर्स्ट ऑप्शन विल बी द मेल न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन या ख्वाशिरकर। ये होगी इन आवर कंट्री। ठीक है, अगर मोस्ट कॉमन काज ऑफ फैटी लिवर अगर वैसे पूछे ओवरऑल, फिर क्या होगी? अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल। ओवरऑल अगर बात करते हैं, नॉट इन आवर कंट्री। अच्छा, दूसरी प्योरिटी क्या होगी? अगर इसमें से ही देखें, तो हमारे पास क्या होगा? फैटी डाइट, दैट विल बी द सेकंड प्रायोरिटी। ठीक है, इन पाकिस्तान के अंदर। तीसरी ऑप्शन पे क्या आ जाएगा? ओबेसिटी। है लिखा, हाँ, थर्ड पे आ जाएगा ओबेसिटी। ठीक है, दैट इज द प्रायोरिटी इन आवर कंट्री। हर तीसरा वहाँ फैटी डाइट, ओबेसिटी, उसके बाद मेल न्यूट्रिशन। पाकिस्तान में बहुत भूख है, बहुत भूख है। ओके, खैर, गैस्ट्रिक लिम्फोमा, दीज आर द प्रायोरिटीज। ओके, अगर वर्ल्ड वाइड पूछे दैट विल बी अल्कोहल। अच्छा, एक पेशेंट है, उसको रिमेंबर, जब भी कोई भी मैनिफेस्टेशन आए, दो चीज़ों की मैनिफेस्टेशन कोरिलेशन अपने दिमाग में फिक्स कर दें। स्मोकिंग का लीवर के साथ, अल्कोहल का स्मोकिंग का सॉरी लंग के साथ, अल्कोहल का लीवर के साथ। ये दोनों एसोसिएशन अपने दिमाग में फिक्स कर दें। लंबे लंबे सिनेरियो आए, स्मोकिंग का जिक्र किया हो, आपने लंग पे जाना है डायरेक्ट। ठीक है, अल्कोहल की हिस्ट्री दी हो, आपको इधर उधर घुमाया हो पेशेंट, आपने लीवर पे जाना है। नो डाउट वो कहेगा कि कोई इधर उधर के ऑर्गन्स भी डिरेंज कर देगा। स्मोकिंग में डेफिनेटली लीवर भी अफेक्ट होता है, ब्लैडर भी अफेक्ट होता है। बट द फर्स्ट प्रायोरिटी अगेन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द लंग। ठीक है, स्मोकिंग में कार्सिनोमा ऑफ द लंग। अल्कोहल में अल्कोहल टॉक्सिसिटी के अंदर सबसे पहले हमारे पास लीवर, लीवर। अच्छा, हमारे पास सिरोसिस ऑफ लीवर इज कास्ड बाय, क्या प्रायोरिटी होगी? सिरोसिस ऑफ लीवर, नहीं, अल्कोहल। यस, ये किसने बोला है? न्यू वाइस फॉर मी। सिरोसिस ऑफ लिवर इज, क्या है कि डर क्यों जाते हैं जब मैं कहता हूँ किसने बोला है? हैंड रेस कर, कौन है, कौन है? डॉक्टर बख्तावर, ओके। अच्छा, डॉक्टर बख्तावर, ओके, ग्रेट। दैट इज अल्कोहल ना, फर्स्ट अल्कोहल। फिर उसके बाद हमारे पास क्या, कौन सी आ जाएगी? सी एंड बी। ठीक है, सी से सिरोसिस, सी से सी। ठीक है, हेपेटाइटिस सी। सबसे पहले अल्कोहल आएगी, फिर सी आएगी, फिर बी आएगा। ठीक है, रिमेंबर दिस। अच्छा, उसके बाद अगर हमारे पास एक क्रोनिक अल्कोहल है, कौन सी चेंजेस आएंगे उसके लीवर में? फैटी चेंजेस आ जाएंगे, फैटी चेंजेस। एक पेशेंट है, वो बर्गर बहुत खाता है, जैसे मैं खाता हूँ। बर्गर खा रहा है वो, खैर मैं कॉफ़ी भी पीता हूँ। बर्गर बहुत खाए हैं उसने, कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी, एक्सरसाइज नहीं कर रही, कोई भी एक्सरसाइज नहीं, खाता पीता है, सो जाता है। बाप के पास खुला पैसा है उसके, मोटा हो रहा है वो। तो कौन से हमारे हिस्टोरिकल फाइंडिंग मिलेंगी? एस यूएसएमएल पे है का क्वेश्चन था। हाइपरट्रोफी ऑफ स्टीएटोसाइट्स, स्टीएटोसाइट्स, हाइपरट्रोफी ऑफ स्टीएटोसाइट्स। ठीक है, अच्छा, ओके, और तो नहीं कोई रह गया। अच्छा, हमारे पास क्रोनिसिटी ऑफ लीवर इज डिटरमाइंड बाय, कैसे हमारे पास आएगी लीवर की क्रोनिसिटी? फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस। ठीक है, फाइब्रोसिस। अच्छा, अगर पेशेंट अल्कोहलिक है, मजे मजे से अल्कोहल पूछ रहा है, पी रहा है, उसके अंदर कौन सी बॉडीज पाई जाएगी लीवर के अंदर? मेलोरी बॉडीज, आई रिमेम्बर इट। अल्कोहल मजे मजे से पी रहा है, मजे मजे से मेलोरी बॉडीज। ठीक है, अगर मैं इसी तरह बात करूं कि कॉन्सलमैन बॉडीज किसके अंदर होती हैं? यस डॉक्टर आमना, यू वांट से समथिंग? फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस, सिरोसिस, फाइब्रोसिस।
जी क्या कह रहे हैं? कॉन्सलमेंट बॉडीज, दैट इज हेपेटाइटिस ना, कॉन्सलमेंट बॉडीज वायरल हेपेटाइटिस। और हमारे पास एलएफटी मार्कर्स में कौन सी डी रेंज होंगे सबसे ज्यादा? ए ए एस टी या ए एल टी? ए एल टी। वाई यू पीपल ए एस टी को क्यों कह रहे हैं आप लोग? वो मैंने बताया नहीं था, ए एस टी अल्कोहल एसोसिएशन विद सेक्सुअल डिजायर, वो होता है ए एस टी। ठीक है, specifically for the liver disease, that is ALT. Consulment bodies, viral hepatitis, ALT will be present. Melory bodies हमें पता है उसके अंदर अल्कोहलिक एथेनॉल और अल्कोहल इनटेक। अच्छा, अगर मैं इसी तरह बात करूं पीसमेल नेक्रोसिस, पी आई ई सी ई मेल नेक्रोसिस किसके अंदर होगा? हेपेटाइटिस, वायरल हेपेटाइटिस, प्राइमरी बिलियरी वायरल हेपेटाइटिस होगा। ठीक है, और प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस। अच्छा, प्राइमरी बिलियरी कोलांजाइटिस के 3 एम क्या होते हैं? मिडल एज, आईजीएम इंक्रीज मिडल एज, एंड एंटी, यस, एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडीज। और क्लिनिकली हमें क्या मिलेगा? प्रूराइटस प्रूराइटस विल बी प्रेजेंट। और हमारे पास स्किन के अंदर क्या कौन सी लेजन्स होंगी? ज़ैंथोमास, ठीक है, ज़ैंथोमास, because of hypercholesterolemia. Okay, I'm not going into detail of hypercholesterolemia. ओके फाइन, बस ये याद रखें, ज़ैंथोमास क्यूटेनियस लेजन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये कौन सी बाउल डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है? प्राइमरी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी। और ओके ग्रेट, हाँ, ये हो गया। अच्छा, पीसमेल नेक्रोसिस किसके अंदर है? दो मैंने आपको बता दी है। और हमारे पास जो पी एन का किसके अंदर पॉजिटिव होता है? पी एन का प्राइमरी सेक्लोजिंग कोलेंजाइटिस, ठीक है, प्राइमरी सेक्लोजिंग कोलेंजाइटिस। और इसी तरह एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज किसके अंदर होती हैं? यस, डॉक्टर अन्नम रंधावा, ग्रेट। ठीक है, ऑटोम्यून हेपेटाइटिस के अंदर। और इसी तरह पी एंड सी एन का अगर दोनों की बात करूं, पॉजिटिव होती हैं, किसके अंदर होते हैं? शॉर्ट स्ट्रॉ सिंड्रोम, ठीक है। अगर सी एन का अकेले की बात कर रहा हूं तो फिर किसके अंदर होगा? वैगनस ग्रेनुलोमाटोसिस। ओके, अभी तक इतना ही याद कर लें, फिर मैं और ऐड ऑन करवा दूंगा आपको चीजें। ठीक है, एक एक और ऐड होंगी। ओके, गैस्ट्रिक लिम्फोमा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किसके साथ होगा? ये डिस्कस किया मैंने। H. pylori, great. H. pylori. Okay. If the session ends after 8 minutes, that will be the ending of the lectures. किसी को कोई इशू हो, ट्राई कि आप रिजॉल्व खुद करें क्यूरीज को, छोटी छोटी क्यूरीज, बिकॉज यू नो हेक्टिक डेज हैं। इट इज़ वेरी हार्ड टू गो फॉर द क्यूरीज इन डिटेल्स। हाँ, खुद डिस्कस करें ग्रुप के अंदर, फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं होता, फिर आ जाएं, सर ये इशू नहीं रिजॉल्व हो रहा है, देन वी विल आई विल लुक फॉर इट। ओके। ओके, विच सेल्स और छोटी मोटी क्यूरीज आप ग्रुप की डिस्कशन से भी कर सकते हैं, 2005 वाले एफ बी से ग्रुप के अंदर पोस्ट किया करें। और अपना एक ग्रुप बनाएं, अपने जो स्टूडेंट अभी एक्टिव हैं, अपना एक ग्रुप बनाएं। पिछले बैच में ग्रुप्स बनाए हुए थे पाँच पाँच छः छः लोगों के। और एक में से उनमें से रफ़ी पढ़ता था, एक में से तनवीर पढ़ लेता, रफ़ी डबल एस, और वो सभी ने पढ़नी है, रफ़ी तनवीर और और रफ़ी तनवीर कह रहा हूँ, डबल ए एस के और रफ़ी, ये सारों ने पढ़नी होती है। उसके बाद तनवीर, किम्स और हमारे पास जो दूसरी बुक्स हैं, उनका ग्रुप्स बना लें। ठीक है, कि कोई एक बंदा एक्स्ट्रा फर्स्ट एड वाला बंदा, तो वो ना आपस में डिस्कस किया करें आपस में क्यूरीज का, ये बड़ा फायदा हो जाता है इस चीज़ का, विदाउट डिस्क्रिमिनेटिंग जेंडर्स। ठीक है, बी प्रोफेशनल। ओके, विच सेल्स ऑफ पेंक्रियास इन्वॉल्व इन डीएमआई? कौन सा? लाइटस, दैट इज बीटा सेल्स। ओके, कौन से सेल नहीं होते पेंक्रियाज के अंदर? हमने ऑप्शन पढ़ी थी, वो कौन से होते हैं? हाँ, नहीं होते। ओके, नहीं होते वो। ओके, म्यूकस सेल स्टमक में कहाँ से रिलीज होते हैं? स्टमक में कहाँ, कहाँ से?
ओके, पाइलोरस। पाइलोरस वाली साइड पे जो म्यूसिन सेल्स होते थे वहाँ से रिलीज होते हैं। ओके डॉक्टर साहिबा, दिस लेक्चर इज नॉट जस्ट फ्रॉम यूएसएमएल और अदर थिंग्स। एक्चुअली आई हैव स्टडीड द पास्ट एमसीक्यूज। ठीक है, मैं पास्ट एमसीक्यूज पढ़ता हूँ, सारे जितनी भी डिफरेंट बुक्स के अंदर हैं। उसके बाद जो चीज़ कंसेप्चुअल बेस होती है उन एमसीक्यूज में, वो मैं देख लेता हूँ फर्स्ट एड से, आइदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब से देख लेता हूँ। ठीक है, दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई लेक्चर फ्रॉम द डिफरेंट साइट्स। और यूवर्ड से भी मैं देखता हूँ चीज़ें। आई हैव द यूवर्ड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ गुड यूवर्ड फ्रेंड, उसके साथ डिस्कस करता हूँ चीज़ें कॉन्सेप्ट की, एंड शी रियली हेल्प मी आउट। ठीक है, वो बता देती हैं, इस तरह अच्छा हो जाती है चीज़ें। और इसी तरह मेरा एक और दोस्त है जो कि ट्यूटर है, वो उसके साथ भी डिस्कस करता हूँ, अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ या ग्रुप से हेल्प ले लेता हूँ 2005 से। ठीक है, 2005 वाले ग्रुप से। दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर माई लेक्चर्स। ओके, फाइन। डॉक्टर मरियम, यू वांट टू से समथिंग? ओके, ये हैंड रेस क्यों कर देते हैं फिर अगर कुछ कहना नहीं तो? अ फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ इचिंग, जॉन्डिस, ज़ैंथोमा एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली। ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस के अंदर दैट इज़ एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडीज़। इसका क्या आंसर होगा? ग्रेट। डायग्नोसिस क्या होगा? की फाइंडिंग कैंप है यहाँ पे। फीमेल ज़ैंथोमा। ठीक है, फीमेल एंड ज़ैंथोमा, these are the two, and itching pruritus, these are the 3 points which I have discussed with you people। ठीक है, मिडल एज वुमेन में भी डिस्कस किया, एचिंग का भी किया, ज़ैंथोमा का भी डिस्कस किया मैंने। ओके फाइन। वी हैव 4 मिनट टू गो। ओके, स्फीयर स्टियाटोरिया विल रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? किससे होगा? ओके, आई थिंक सो ये थोड़ा सा टफ ना हो। ओके, ट्राई ट्राई करें। स्फीयर स्टियाटोरिया। Yes, that will be total pancreatectomy will be the best option. ठीक है, total pancreatectomy, not gallbladder resection. That will be the total pancreatectomy will be the best option. Okay, और हमारे पास ये गैस्ट्रिक को ये पैंक्रियाटिक जूस। Okay, the pancreatic juice is more involved, more important uh, in the fat digestion के अंदर, as compared to just only the gallbladder. You can see the gallbladder resect हम कर देते हैं most likely, और पेशेंट्स के अंदर, और वो सर्वाइव कर पा रहे होते हैं। बट इन केस ऑफ टोटल पेंक्रियाटेक्टमी इट इज़ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस, and severe steatorrhea occurs in that conditions. Total pancreatectomy, because pancreatic juice is very important for the fat digestion, and also the pancreas itself। ठीक है, pancreas itself। ओके, ओके, अगर हम एड्रीनलेक्टमी की बात करें, एड्रीनलेक्टमी की, ये एड्रीनलेक्टमी, किडनी का एड्रीनलेक्टमी कर दी है, तो कौन सा होगा इंजाइम जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी? ओके, एड्रीनल कोर्टेक्स का। ओके डॉक्टर साहब, इसको देखिएगा फिर। यस, डॉक्टर अनम रंधावा, यू आर ग्रेट डॉक्टर अनम। दैट इज मिनरेलो कोर्टिकाइड। मिनरेलो कोर्टिकाइड किस नर्व की डैमेज होने की वजह से डेथ हो जाती है? किस नर्व की डैमेज होने की वजह से? कौन सी? वेगस, डॉक्टर आनंद रंधावा, ग्रेट अगेन। दैट इज वेगस, बायलैटरल वेगस नर्व डैमेज लीड्स टू द डेथ। ठीक है, इसी तरह एडिनोकोर्टेक्स में दैट इज मिनरलोकोर्टिकाइड्स व्हिच causes द डेथ। ओके ग्रेट। ओके, मोस्ट कॉमन काज ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन डेवलपिंग कंट्री क्या होगा? हेपेटाइटिस बी एंड सी। ओके, एनीबॉडी एल्स? यस डॉक्टर साहबा। एड्रीनल को एड्रीनलेक्टमी की है ना हमने, एड्रीनलेक्टमी की है। विच ऑफ द एड्रीनल कोर्टेक्स का हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व है विच में लीड्स टू द डेथ? ठीक है, अगर वो डेफिशिएंट हो। ठीक है, दैट इज मिनरेलो कोर्टिकाइड। मिनरेलो कोर्टिकाइड्स क्यों? बिकॉज ऑफ सोडियम, सोडियम एंड पोटाशियम रिटेंशन।
सोडियम की रिटेंशन है पोटाशियम की एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है, दैट इज यस एल्डोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, यस डेफिनेटली एल्डोस्टेरोन, मिनरलोकोर्टिकाइड उसी को ही कहते हैं। आई थिंक सो आपने पुराना लेक्चर नहीं लिया, मैंने ये सारे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि एल्डोस्टेरोन का किसका इफेक्ट होता है। ओके ग्रेट, बी एंड सी ये क्लियर है ना? अगर पाकिस्तान का पूछे तो फिर कौन सा होगा?